डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर एक बार यहाँ एक दूसरे के समक्ष उपस्थित होते हैं बिकॉज देयर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक टुडे एंड दैट इज प्रेजेंट एंड द पास्ट कम्युनिकेशन सीरीज, वर्तमान एवं अतीत संवाद श्रृंखला। आपको याद होगा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में इस टॉपिक के विषय में आप लोगों को पूर्व सूचना दी थी और बताया था कि भविष्य में हम एक ऐसी श्रृंखला आरंभ करने जा रहे हैं जो हिस्ट्री और प्लस अदर ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट के विषय में आपकी दृष्टिकोण या अप्रोच को बदल देगा। मैं स्टूडेंट्स, आई होप यू आर इन बेटर कंडीशन, एटलीस्ट फिजिकली एंड मेंटली यू आर मोर प्रिपेयर्ड फॉर एक्सेप्टिंग दिस सॉर्ट ऑफ चैलेंज टुडे वी ऑल आर फेसिंग। क्योंकि एक तो पुरानी कहावत आपने सुनी होगी कि जिस दर्द की कोई दवा नहीं हो उस दर्द को ही दवा समझ लेना चाहिए। तो इफ देयर इज नो सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, सो बेटर टू ट्रीट प्रॉब्लम इटसेल्फ एज ए सॉल्यूशन। अब मैंने जैसा कि पीछे आपको सूचना दी है कि मैं आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दो सेपरेट मीडियम्स में लेक्चर दे रहा हूं एंड देयर आई विल डेफिनेटली फॉलो द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ऑफ लैंग्वेज बैरियर। Means कि if you are coming from English medium, you will completely be delivered in English. In Hindi medium, then in Hindi. But in this sort of lecture, it is a bit taxing for me to just organize the lecture in two different mediums. So here I prefer to be bilingual. So it is in this course I will use certain terms, certain you can say words which will benefit you in spite of the fact that कि whatever medium you are coming। अब बच्चों, ये टॉपिक आरंभ करने से पहले मैं इसके पूरे मकसद आपको समझाना चाहता हूं और मेरा विश्वास है कि आपके लिए एक आई ओपनर सिद्ध होगा। इट विल प्रूव एन आई ओपनर फॉर यू एंड इट विल डेफिनेटली चेंज योर अप्रोच टू द स्टडी ऑफ नॉट सिंपली हिस्ट्री but also the relationship between history and other social sciences। जैसे आपका हिस्ट्री और अदर सोशल साइंसेस के बीच जो रिलेशन है, मेरा मानना है कि इससे वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। देखो बच्चों, आपको याद होगा कि जब भी मैं इस प्लेटफॉर्म पर आपका लेक्चर ऑर्गेनाइज करता हूं तो मैं हमेशा कोई ऐसे टॉपिक को चुनना पसंद करता हूं। I always prefer to select some topic that is giving a sense of completeness। मैं एक ऐसे टॉपिक को चुनना पसंद करता हूं जो अपने आप में पूर्णता को लिए हुए हो। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जैसे क्लास है तो क्लास में मैं एक खास टॉपिक लेता हूं, तो उस टॉपिक के एक पार्ट लेता हूं, दूसरे दिन उसको मैं फिर एक्सटेंड करता हूं, तीसरे दिन एक्सटेंड करता हूं एंड माई ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट एन ऑर्गेनिक होल। क्योंकि मेरे दिमाग में यह बात बैठी हुई है कि जो चीज आप पूर्णता से नहीं जानते वो नहीं जानते। और विशेषकर जब हम यूपीएससी के क्वेश्चंस को देखते हैं, जिसकी कुछ बातें मैं आपसे डिस्कस भी करना चाहूँगा, संभवतः आप खुद भी इस बात को समझ जाओगे क्योंकि मैं बड़ा ही इनफॉर्मली आज आपसे बात करने वाला हूँ। एंड आई होप कि आप भी मेरे इस लेक्चर को, ऑल्दो कि इसका क्या साइज होगा स्टिल आई डोंट नो, चूँकि मेरे पास बहुत सारे इश्यूज़ हैं और ये सारे इश्यूज़ को समझ लोगे तो आप इस लेक्चर के लिए प्रिपेयर्ड हो जाओगे और फिर हम वन बाय वन आपको उस टॉपिक का रस आस्वादन कराएंगे। आई विल गिव यू द टेस्ट ऑफ द टॉपिक्स। जैसे पिछले लेक्चर में मैंने हड़प्पन सिविलाइजेशन पर एक लेक्चर लिया था, मेरी टीम ने काफ़ी इंसिस्ट किया था कि सर एक खास टॉपिक लीजिए, तो मुझे वहाँ भी प्लान करना पड़ा था कि 2-3 बातों का कि एक बच्चों का इस टॉपिक में इंटरेस्ट कैसे हो, क्योंकि अगर वो अकेला इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ने लगेगा तो फिर वही डिस्टॉर्शन उसे बना रहेगा जो प्रेजेंट मोड ऑफ एजुकेशन में बना हुआ है कि अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ना है तो अकेला हड़प्पन सिविलाइजेशन को देखना है। लेकिन जब क्वेश्चन हड़प्पन सिविलाइजेशन पर वो पूछेंगे तो वो उस डिसिप्लिन का पालन नहीं करते हैं, उस क्वेश्चन का कनोटेशन उस टॉपिक से बाहर चला जाता है। तो चूंकि बच्चों को किसी खास टॉपिक में कंसंट्रेट होने की आदत लग जाती है, किसी खास टॉपिक पर संकेंद्रित होने की आदत लग जाती है, तो जब इस तरह की बात होती है
तो वो उसको फिर कोप अप नहीं कर सकते। इसलिए आपको याद होगा कि जब मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन पर भी मैंने जो आपका स्पीच लिया था, तो उसको मैंने पहले वर्ल्ड कंटेक्स्ट से जोड़ा था। इंडियन कंटेक्स्ट में मैं नियोलिथिक, कैल्कोलिथिक सबसे जोड़ते हुए और एक ही टॉपिक में ऑर्गेनिक होल खींचने की कोशिश की थी। अब ऐसा मैं क्यों पसंद करता हूं, इसकी एक वजह है। मैं देखता हूं कि मैं अगर बहुत एक खास बिंदु उठाकर आपको दे दूं तो कुछ उसी तरह की बात होगी कि हम कोई स्टोरी शुरू करते हैं और किसी स्टोरी के एक छोटे से टुकड़े आपको बताते हैं और बाकी उसको अनकहा छोड़कर निकल जाते हैं, तो फिर आपके मन में बेचैनी बनी रहेगी कि देन व्हाट इज द कंक्लूजन, व्हाट हैपेंड इन द एंड ऑफ द स्टोरी, व्हाट हैपेंड टू व्हिच कैरेक्टर। तो सेम प्रॉब्लम विल रिमेन हियर। सो बच्चों, इसीलिए मैंने इस दूसरे तरीके को हमने हमेशा अपनाया और तरजीह दी है। आइए आप हमारे साथ उसको समझिए, मेरा उद्देश्य को भी समझिए। पीपीटी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं मैंने इसलिए रखा ताकि हम लोगों के लेक्चर का एक डायरेक्शन बना रहे। वैसे इस पीपीटी को नोट डाउन भी आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको उसका पीडीएफ फॉर्म भी अवेलेबल करवाऊंगा। ये कोई बहुत ये इंपॉर्टेंट, ये एक डायरेक्शन है जो हम आपको कुछ बताना चाहते हैं इसके माध्यम से। जरा इस पर अपना नजर डालिए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव जस्ट रेज द इशू कि उद्देश्य हम जो आपको ऑर्गेनिक होल के रूप में पढ़ने के लिए कह रहे हैं, पार्ट के रूप में नहीं, तो इसके पीछे मेरा उद्देश्य क्या है, मैं पहले अपने उद्देश्य को स्पष्ट करूं और फिर मैं उस टॉपिक पर आऊंगा जो टॉपिक मैं कवर करूंगा इस अतीत एवं वर्तमान एवं अतीत संवाद श्रृंखला के अंतर्गत। वंस अगेन वी हैव टू रिपीट द टॉपिक, द प्रेजेंट एंड द पास्ट कम्युनिकेशन सीरीज। आपको याद होगा इवन बच्चों को भी एनसीईआरटी बुक्स में इंस्ट्रक्शंस दिया गया है कि इतिहास के अध्ययन का अर्थ है वर्तमान के अतीत को समझना। तो वहां पर हमें तथ्यों का संचय नहीं करना होता, वहां हमें घटनाओं का कलेक्शन नहीं करना होता। वी हैव नॉट टू collect the facts and figures, we have not to concentrate over the events, rather we are supposed to underline the changes। हमें परिवर्तन को रेखांकित करना होता और हम उस परिवर्तन को रेखांकित करने में दो फायदे उठा सकते हैं जो हमने ऑब्जेक्टिव्स के रूप में दिया है। एक, इतिहास विषय की बेहतर समझ विकसित करना। मैं थोड़ा सा जानबूझकर बगल हट जाऊंगा क्योंकि आपका ये पीपीटी ढका हुआ है, मैं देख रहा हूं, लेकिन उसका पीडीएफ फॉर्म भी आपको मिलेगा तो कोई चिंता की बात नहीं है। वैसे मैं थोड़ा सा आपको स्पेस दूंगा, आप उसे अपने ढंग से उसे स्टॉप पॉज करके और फिर आप चाहे तो उसे नोट डाउन कर सकते हैं। इतिहास विषय की बेहतर समझ विकसित करना फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री सब्जेक्ट, दैट इज द वन फैक्टर। सेकेंड वन फैक्टर इज इतिहास विषय के माध्यम से सामान्य अध्ययन के अन्य विषयों को समझने का प्रयास करना विद द सपोर्ट ऑफ हिस्ट्री सब्जेक्ट टू डेवलप फाउंडेशनल नॉलेज ऑफ अदर सब्जेक्ट्स इन जनरल स्टडीज। ये जो दूसरा वाला ऑब्जेक्टिव है बच्चों, इसके लिए बेहतर अगर हम नाम दे दे हिस्ट्री प्लस, तो ये अतिशयोक्तिपूर्ण एग्जेजरेशन नहीं होगा। हिस्ट्री प्लस का मतलब ये है कि एक कहावत आपने सुनी होगी, आम के आम और गुठलियों के दाम। जैसे इस विषय का हम लोग पूरा इस्तेमाल या उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। सो वी फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू यूज द कंप्लीट यूज ऑफ द सब्जेक्ट। मतलब अब तक जब हम इसके वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो हमें वैल्यू यह दिखता है कि हिस्ट्री से 100 मार्क्स के क्वेश्चंस फर्स्ट पेपर जनरल स्टडीज में आते हैं या जनरल स्टडीज एज ए होल आते हैं। तो जनरल स्टडीज का 1/10 पार्ट है और प्रीलिम्स में तकरीबन 16 से 18 क्वेश्चन, जबकि पिछले साल 22 तक क्वेश्चंस आए थे। तो चलो हम इसको लोअर मान 16-17 भी रखते हैं, तो 32-34 आउट ऑफ 200 ये ही हिस्ट्री की कीमत हम आंकते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि इसकी कीमत बहुत बड़ी है और वह बड़ी कैसे है। इसी चीज को दर्शाने के लिए हमने पॉइंट 2 लिया है। लेकिन ध्यान रहे, पॉइंट 2 पर थोड़ा हम बाद में आएंगे, पहले हम पॉइंट 1 को देखेंगे और पॉइंट 1 को आपके साथ समझने का प्रयास करेंगे। पहला देखिए, इतिहास की बेहतर समझ विकसित करना। यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अब इतिहास की बेहतर समझ विकसित करना, तो इस तरह का जो पहला पॉइंट हमारा, इस अध्ययन के इस तरीके का लाभ क्या क्या होगा। परिवर्तन की प्रक्रिया को समझ पाना, प्रशासनिक संरचना का क्रमिक विकास, भारतीय इतिहास में धर्म एवं दर्शन का विकास, प्राचीन काल से वर्तमान काल तक जाति व्यवस्था में होने वाले बदलाव। ये तो मैंने जस्ट एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं।
मैं इसका क्रक्स आपको यह बताना चाहता कि मैं मानकर चलता हूं कि अगर आप हिस्ट्री में किसी एक खास टॉपिक में, सपोज आपने वैदिक धर्म पढ़ा, तो वैदिक धर्म पढ़ा, अपने आप को अगर आप वैदिक धर्म तक लिमिट रखा, तो मुझे लगता है कि नहीं, तो फिर आपने सब्जेक्ट के साथ जस्टिस नहीं की। तो मैं यहां पर दो चीज सिद्ध करने वाला हूं। एक कि इस विषय की समग्रता से ज्ञान, वंस वी आर गोइंग टू गेन द नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट इन टोटलिटी, इन कंप्लीटनेस, सो दैट विल बेनिफिट अस अ लॉट इन द सब्जेक्ट इटसेल्फ। अगर हम उसको टोटलिटी में पढ़ते हैं तो इसका पहला फायदा हमें सब्जेक्ट में मिलेगा, दैट इज द वन बेनिफिट। और अगर हम इसे टोटलिटी में पढ़ते हैं तो इसका फायदा हमें अदर जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा मिलेगा। और दोनों चीजें मैं आपको प्रूफ करके बताता हूं। एग्जाम्पल आप देखिए, सबसे पहले मैं लेता हूं कि हम अगर हिस्ट्री में किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, अब मैं चैप्टर से आपके सामने रखता हूं, वैदिक काल, बुद्ध काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल और पूर्व मध्य काल। यानी वैदिक पीरियड, बुद्धा एज, मौर्य पीरियड, पोस्ट मौर्य पीरियड, गुप्ता पीरियड, पोस्ट गुप्ता पीरियड एंड अर्ली मिडिवल एज। तो इतनी सारी टॉपिक्स हमने देखे। ओके, अब इसमें मैंने एक बहुत साधारण सी फॉर्मूला गढ़ दी है कि हम इस टॉपिक को डिफरेंट पार्ट्स में बांट लें, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल। अब पॉलिटिकल को भी दो पार्ट में दे दिया, पॉलिटिकल एक्सपेंशन, उसमें हमें यह देखने का मौका मिलेगा कि कोई राज्य का निर्माण कैसे हुआ, माने हाउ डिड अ स्टेट कम इनटू एग्जिस्टेंस एंड व्हाई डिड द स्टेट टेक द फॉर्म ऑफ एन एम्पायर। कोई राज्य कैसे अस्तित्व में आया और उस राज्य ने साम्राज्य का रूप कैसे लिया, तो यह हमें ज्ञात हो जाएगा। और हम उसको ड्रॉ करके लाइन को देख सकते हैं कि भाई ये इनका एरिया है, ये इनका जियोग्राफिकल एक्सपेंशन है। और वही टाइम है बच्चों कि जब हम आप कुछ खास रूलर्स, उनके कुछ खास पॉलिटिकल एंड कॉन्ट्रीब्यूशन को भी देख सकते हैं। दूसरा फैक्टर आता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, फिर उसमें उस काल का एडमिनिस्ट्रेशन के फीचर्स और जो भी ऑफिसर्स का नाम है उसको आपने डाल दिया, जो भी उसके फीचर्स है विथ एग्जांपल्स आपने उसका एक खाका बना लिया। फिर आप आए इकोनॉमी पर, तो इकोनॉमी में एग्रीकल्चर, क्राफ्ट, ट्रेड, मनी इकोनॉमी एंड अर्बनाइजेशन, यानी शिल्प एवं कृषि, शिल्प एवं उद्योग, व्यापार, मुद्रा एवं नगरीकरण। अब उसके बाद फिर आप आए सोसाइटी में, तो वर्ण एवं जाति, कंडीशन ऑफ ह्यूमन, कंडीशन ऑफ अनटचेबल्स एटसेट्रा, माने वर्ण एवं जाति, महिलाओं की दशा, अछूतों की दशा, इन सबको आपने ले लिया। उसके बाद आप आए कल्चर में। कल्चर में आपका आ गया रिलीजन एंड फिलोसफी, लिटरेचर एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर, यानी धर्म एवं दर्शन, कला, साहित्य एवं कला। तो अब इसमें हमें करना है कि जितनी भी टॉपिक्स है, हालांकि कुछ टॉपिक्स में वो घटनाएं नहीं होगी, मैं डिटेल में नहीं जा रहा, मैं कुछ और आपको बताना चाह रहा, तो उनको हमने सारे टॉपिक्स को इस तरह हम बांटते हुए चले गए। तो अब फायदा क्या हुआ कि जैसे अकेला हम वैदिक पीरियड पढ़ते हैं तो खैर उसमें आर्ट नहीं है, तो हिस्ट्री ऑफ आर्ट मौर्य से शुरू होगा, तो वहां से हम लेना शुरू करेंगे। जिस पार्ट में जो है, जैसे नगरीकरण नहीं है वैदिक पीरियड में, तो नगरीकरण वाले कॉलम हम छोड़ देंगे, लेकिन हम कॉलम में स्ट्रक्चर इसी सिद्ध में बनाएंगे। वी हैव टू फॉर्म द स्ट्रक्चर। फिर हम जब एक पीरियड से दूसरे पीरियड में आएंगे तो अब हमें कुछ नहीं करना है, उसमें चेंजेस केवल देखते चलना है। जैसे वैदिक से बुद्धा एज में क्या पॉलिटिकल फील्ड में चेंजेज हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में, इकोनॉमिक फील्ड में, सोशल फील्ड में, कल्चरल फील्ड में, और फिर मौर्य से पोस्ट मौर्य, गुप्ता, पोस्ट गुप्ता, अर्ली मिडिवल, हम इसी फॉर्म में चले गए। अब जब हम दिल्ली चलते तो मुगल पार्ट थर्ड में आएंगे तो वो फिर वहां पर भी यही तरीका अपनाएंगे। फिलहाल मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, मैं कुछ और प्रूफ करना चाहता। तो उसका फायदा बच्चे हमें क्या होगा कि अब हमें किसी, ये तो हुआ हमारा वर्टिकल डिवीजन। अगर वैदिक पीरियड पर हमें क्वेश्चन पूछता है तो हम उसको टोटलिटी में जान रहे हैं। इसके अलावा मैं इतना ही पर नहीं रुक रहा, मैं हिस्टोग्राफी का भी नॉलेज रखता हूं, यानी हमारे स्टूडेंट यानी आप, फिर आप सोर्सेस ऑफ स्टडी के विषय में भी समझ रखते हैं। तो कई बार क्वेश्चंस को हिस्टोग्राफी से या सोर्सेस ऑफ स्टडी से जोड़कर पूछ देते हैं, जिसका उत्तर हम कर सकते, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब इसका जो सबसे मजा है वो क्या है कि अब हमें रिलीजन का इतिहास देखना है, सपोज करिए प्रशासन का इतिहास देखना है, तो वैदिक प्रशासन, तो हम उसमें क्या करेंगे, वर्टिकल स्टडी को स्थगित कर देंगे थोड़े समय के लिए और केवल हम ऋग्वैदिक और लेटर वैदिक प्रशासन को पढ़ लिया। जब हम प्रशासन से बुद्धा एज में आए
तो फिर उसमें जो चेंज हो रहा है उसको पढ़ लिया। फिर बुद्धा एज से मौर्य एज में आए तो उसमें जो चेंज हुआ उसको पढ़ लिया। फिर मौर्य से पोस्ट मौर्य से गुप्ता से पोस्ट गुप्ता, अर्ली मिडिवल एज, केवल चेंजेज ही पढ़ते चले गए। आगे फिर हमें अगर दिल्ली सल्तनत मुगल पढ़ना है तो उसी तरीके से पढ़ते चले गए। फिर मॉडर्न में फिर एक दूसरा तरीका होता है, परंतु वहां भी हमारे पास इसकी गुंजाइश होती है, उसके लिए एक अलग फॉर्मूला है थोड़ा सा। तो मैं आपको ये बताना चाहता, उससे हमें फायदा क्या होगा, ओरिजेंटली हम ओवरऑल प्रशासन का विकास देखते चले जाएंगे। तो अब अगर हमने ओरिजेंटली पढ़ लिया तो अगर हम पूरे प्रशासन की समझ हमें चेंजेज की विकसित हो गई, तो फिर जब लौट कर हम वैदिक प्रशासन पर आए तो कहीं ज्यादा बेहतर हम लिख पाएंगे उस पर, क्योंकि अब हमारी दृष्टि खुल गई है। जैसे मैं बच्चों को कहता हूं आधी खुली खिड़की और घूंघट की ओट से संसार कैसे दिखेगा, तो अब हमारी खिड़की खुल चुकी है। तो मैं इस चीज को पसंद करता हूं। और इसीलिए जब कोई लेक्चर के बाद कोई बच्चे एक छोटा सा एक कह देते हैं कि सर थोड़ा वैदिक धर्म के बारे में बताइए, तो मैं इसलिए चुप हो जाता हूं कि अगर मैं केवल वैदिक धर्म आपको बताऊं तो आप वैदिक धर्म नहीं समझेंगे। अब जैसे मैं एक उदाहरण आपको बता रहा हूं, जैसे देखिए ये हुआ वैदिक काल, प्रशासन को ही लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन को ही लेते हैं। तो अब यहां हमने अगर प्रशासन को लिया तो यहां वैदिक युग या वैदिक एज, हिंदी इंग्लिश कोई एक लिख रहा हूं, मैं मान के चलता हूं अगर इंग्लिश में लिखूंगा तो हिंदी वाले भी समझ ही जाओगे हिंदी में, तो इसलिए इंग्लिश को ही थोड़ी प्रायोरिटी देता हूं यहां। तो अब जैसे यहां पर तो हिंदी में मैंने लिख दिया, खैर चलो आगे वैदिक युग। और वैदिक युग के बाद यहां मान लो हमने ले लिया मौर्य पीरियड, और यहां लिया अर्ली मिडिवल एज। मैं अभी बताता हूं आपको अर्ली मिडिवल एज। अब सीकिंग पार्डन फ्रॉम दोज हु हैव नॉट येट रेड इट, अगर आपने इसको नहीं पढ़ा होगा तो आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन घबराना मत, मेरा तरीके को कम से कम आप समझ लीजिए ताकि आप हिस्ट्री पढ़ने में इसका जस्टिस कर सके। जैसे देखो इसको मैं ए बनाता हूं और इसको बी बनाता हूं और इसको सी पॉइंट देता हूं। तो मतलब यह है कि अगर ये पूरे इतिहास को देखो तो स्टार्टिंग फ्रॉम नियरली 1500 BC टू 1250 CE यानी कॉमन एरा, मतलब ये लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर और 750 ईसा पूर्व के इतिहास को आप समझ सकते हो, लगभग 2000 वर्षों के इतिहास को, प्रशासन के विकास को 2000 वर्षों में रेखांकित कर डालेगा। कैसे? तो अब देखो, अब वैदिक युग और अर्ली मिडिवल एज यानी पूर्व मध्यकाल हिंदी में इसको कहते हैं, और मौर्य पीरियड यानी मौर्य काल, इसको वैदिक हम कर देते हैं। हाँ। तो इसको वैदिक पीरियड हम कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल, और ये हुआ आपका मौर्य पीरियड। तो पूरे प्रशासन में इस 2000 वर्षों के प्रशासन का सार बस ये 2 लाइन में है, अगर आप ठीक से इसके कॉन्सेप्ट को समझे कि जो वैदिक पद्धति थी, वैदिक पद्धति वो एक जनजातीय पद्धति थी। वैदिक युग की जो पद्धति थी वो एक जनजातीय पद्धति थी। और जनजातीय पद्धति में क्या होता है कि चूंकि उत्पादन कम होता था, कर प्रणाली स्थापित नहीं थी, राजा की स्थिति कमजोर थी, उसके पास ना अस्थायी सेना थी ना नौकरशाही थी, वह एक तरह से कबीले का मुखिया था। एक्चुअली द किंग वाज गोइंग टू बी द हेड ऑफ द ट्राइब, ही वाज नाइदर ओनिंग ए स्टैंडिंग आर्मी नॉर प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी, एंड हिज पोजीशन वाज जस्ट यू कैन से वीक विस हिज ओन ट्राइब, माने अपने ट्राइब के मुखिया की स्थिति उसकी थी। तो हुआ ऐसा कि जब आप इस वैदिक युग से आओगे तो बीच में एक युग आएगा जिसको कहते हो बुद्धा एज, बुद्धा युग, यानी इसी को महाजनपद पीरियड कहते हो। तो इस टाइम में आकर तुम देखोगे कि चूंकि ये एक जनजातीय अर्थव्यवस्था है और ये जो मौर्य पीरियड देख रहे हो ये एडमिनिस्ट्रेशन का क्लाइमैक्स है, तो एक तरह से आप देखोगे तो जनजातीय पद्धति में राजा की स्थिति कमजोर है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, टैक्सेशन सिस्टम एस्टेब्लिश नहीं है। बट व्हेनेवर यू आर मूविंग फ्रॉम A to B,
तो यू विल कम टू रियलाइज, आप इसको रियलाइज करेंगे कि धीरे धीरे जो ट्राइबल इकोनॉमी है वो ट्राइबल इकोनॉमी एग्रेरियन इकोनॉमी में ढल रही थी। जो जनजातीय अर्थव्यवस्था है वो कृषि अर्थव्यवस्था में ढल रही थी। तो जब एग्रीकल्चर सरप्लस आया तो सेकेंड अर्बनाइजेशन बुद्धा एज में शुरू हुआ, द्वितीय नगरीकरण। तो फिर कर प्रणाली बेहतर स्थापित हुई, तो राजा के पास कर आई, अस्थायी सेना आई, नौकरशाही आई और राजा की स्थिति मजबूत हुई। तो राज्य निर्माण इस काल में चलकर संभव हुआ। और जब यहां से मौर्य पीरियड में आप चलते हो तो वहां पर आप एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन देखते हो, कम से कम जो मेन रीजन है। उसकी वजह क्या है कि इन मौर्य पीरियड यू विल कम टू रियलाइज कि अब जो मौर्य उस समय एक बृहद एम्पायर है। In Kautilyan Arthashastra, you will find the name of a long list of officers, 18 तीर्थाज, 27 अध्यक्षाज। इसका कारण है कि मौर्य एम्पायर ने, यानी मौर्य स्टेट ने, मौर्य साम्राज्य ने बहुत बड़े क्षेत्र में संसाधनों का दोहन किया। He exploited the resources in a vast region। और फिर उस रिसोर्सेस का उपयोग अपनी राजनीतिक शक्ति को मजबूत करने के लिए किया। आप समझ सकते हो 6 लाख की सेना, जो प्लिनी भी बोलता है, एक विदेशी एक जस्टिन है, दैट इज द ऑथर, ग्रीक ऑथर, इवन ही स्पीक्स अबाउट द स्ट्रॉन्ग मौर्यन आर्मी। तो इतनी बड़ी आर्मी, इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी की बार अगर मौर्य स्थापित कर पाए तो टैक्सेशन सिस्टम की बदौलत, और टैक्सेशन सिस्टम यानी कर प्रणाली का आधार तैयार कर रहा है बृहद संसाधन। तो ये बृहद संसाधन की तरफ आप नजर डालते हो। अब आप मौर्य पीरियड से जो बढ़ते जाते हो तो आप आते हो पोस्ट मौर्य पीरियड पर, गुप्ता पीरियड पर, पोस्ट गुप्ता पीरियड पर, फिर आते हो अर्ली मिडिवल एज। अब यहां पर 2 फैक्टर्स आ गए अकॉर्डिंग टू द हिस्टोग्राफी ऑफ आर एस शर्मा। अब इसमें 2 फैक्टर हैं। एक है कि पोस्ट मौर्य पीरियड से किंग ने भूमि अनुदान देना आरंभ कर दिया। द किंग स्टार्टेड लैंड ग्रांट्स। तो लैंड ग्रांट जब उसने स्टार्ट किया किंग ने, तो जाहिर है कि ऐसी स्थिति में किंग की स्थिति नेचुरली यू कैन से कि अब लैंड ग्रांट जहां पर अब स्टार्ट हो रहा है तो यू कैन वेरी वेल इमेजिन द थिंग कि किंग की स्थिति वहां कमजोर हो रही है, उसका कर का आधार कमजोर हो रहा है, बीच में मध्यस्थ और बिचौलिए आ रहे हैं। फिर जब गुप्त काल के अंत में वो बताते हैं कि जब ट्रेड एंड कॉमर्स का डिक्लाइन हुआ, व्यापार का पतन हुआ और मुद्राओं की कमी पड़ी, तो अब राजकीय अधिकारियों को भी अब भूमि अनुदान में तनख्वाह दिया जाने लगा, आगे सैनिक अधिकारियों को भी दिया जाने लगा। तो इंडिया में फ्यूडल फॉर्मेशन हो गया। और याद रहे, फ्यूडल सिस्टम में किंग की स्थिति कमजोर हो जाती है क्योंकि किंग और कॉमन पीपल के बीच एक हायरार्की ऑफ ऑफिसर्स आ जाता है। तो मतलब यहां पर मैं आपको यह बता रहा कि जब हम वैदिक पीरियड से अर्ली मिडिवल एज तक आते हैं तो धीरे धीरे वो जो जनजातीय प्रशासन की संरचना है वह बदलकर फ्यूडल हो जाती है। फ्यूडल का मतलब है सामंती। तो अब देखो यहां इन दोनों में एक चीज कॉमन है वैदिक पीरियड और अर्ली मिडिवल एज में, यानी पूर्व मध्यकाल में, दोनों में किंग की स्थिति कमजोर है। एक का ट्राइबल स्ट्रक्चर है, दूसरे का फ्यूडल स्ट्रक्चर है। चाहे ट्राइबल स्ट्रक्चर हो या फ्यूडल स्ट्रक्चर हो, दोनों में किंग की स्थिति कमजोर होती है। तो हम आपको यह बताना चाहते कि हिस्ट्री का मतलब होता है चेंजेज का ज्ञान। अब अगर हमें प्रशासन की इतनी गहरी समझ हो चुकी है तो जितने ऑफिसर्स वगैरह के नाम होंगे, जो इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स को हम कभी नहीं भूलेंगे। हमें एक नेचुरल इंटरेस्ट पैदा होगा। देखो, पढ़ने के क्रम में पढ़ना तो एक टॉपिक ही अकेला पड़ेगा, जो मैं भी करता हूं। वैदिक पीरियड है तो पूरे वैदिक पीरियड को पढ़ेंगे, लेकिन रास्ता हमेशा हम ओरिजेंटल स्टडी के लिए छोड़ते हैं। और जब तक यह क्षैतिज अध्ययन की पद्धति पूरी नहीं होगी तब तक वर्टिकल अध्ययन पर आपका ग्रिप नहीं बनेगा, तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो मिलाकर पूछते हैं। विशेषकर आप विश्व इतिहास में देखो, आप वर्ल्ड हिस्ट्री में देखिए, अब पूछते हैं, अब एंशिएंट में हमें याद है कि पूछते हैं कि मौर्योत्तर काल से लेकर पूर्व मध्य काल तक कला के क्षेत्र में होने वाले विकास क्या केवल वैचारिक परिवर्तन का परिणाम था। अब देखो, 2 फैक्टर्स यहां उन्होंने दे दिया। बिटवीन पोस्ट मौर्य पीरियड टू अर्ली मिडिवल एज, द चेंज इन आर्ट फॉर्म्स was simply inspired by ideological factor alone। तो अब यहां पर उन्होंने 2 प्रॉब्लम दे दिया। एक, वो हमसे यह पूछ रहे कि पोस्ट मौर्य से अर्ली मिडिवल एज तक
आर्ट का कैसे आर्ट के फॉर्म में चेंज हुआ, और दूसरा वहीं पर वो यह डालने का प्रयास कर रहे कि क्या यह महज उनके विचारधारा में होने वाले परिवर्तन का परिणाम था। तो आप ध्यान रखिए कि कला के विकास में विचारधारा एक फैक्टर है, लेकिन मटेरियल फैक्टर भी तो एक चीज है, पॉलिटिकल स्टेटस भी तो एक चीज है। अब एक बात बताइए, आई एम जस्ट आस्किंग द क्वेश्चन इनफॉर्मली। मैंने पहले ही कहा है कि हमारा क्लास ये इनफॉर्मल होना चाहिए, और आज अगर मैं जो आपको पढ़ने की विधि बताना चाह रहा हूं, अगर आप समझ गए तो समझिए मेरा ये प्रयास पूरा हो जाएगा, और नहीं समझे तो मुझे ज़्यादा अफसोस नहीं होगा, थोड़ा सा अफसोस होगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आप इस चीज को समझें। तो मतलब अब एक कंक्रीट एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं। जैसे कोई रूलर है, अब अशोक ने अपने स्तंभ खुदवाए, अकबर ने फतेहपुर सीकरी बनवाए, राजा प्रथम जो चोला रूलर है उसने बृहदेश्वर टेम्पल बनाया। तो क्या उसके बनाने के पीछे उसका क्या उद्देश्य होगा? इतना खर्च करके, इतना इतना रकम खर्च करके आप कहीं अब किला बना रहे हो लाहौर में, आप किला बना रहे हो इलाहाबाद में, किला बना रहे हो अटक में पेशावर के पास। तो ये इतनी एक्सपेंडिचर के बाद इसकी क्या वजह हो सकती है? तो अपनी पहुंच बनाना चाहते हैं। जैसे आप देखते हो शेर के बारे में बताया जाता है, या सिंह के बारे में हो सकता है, आई एम स्लाइटली कंफ्यूजिंग द नेम, कि जब वो जहां पर जाते हैं वहां पर वो अपने लैंड को डिमार्केट कर देते हैं अपने पूंछ से, कि यहां पर दूसरा कोई सिंह नहीं आ सकता। उसी प्रकार से कोई रूलर अगर अपना आर्किटेक्चर जाके लाहौर या अटक में बनाता है, इसका मतलब है कि इट इज सिंबलाइजिंग हिज मोनार्कियल ग्रैंड्योर, हिज मैग्निफिसेंस ऑफ द मोनार्की, कि दूसरा कोई मोनार्क उस वो क्षेत्र, वो हमारी पहुंच है। मैं भले ही आगरा में बैठा रहूं, लेकिन मेरी नजर वहां लाहौर तक है। तो बच्चों, केवल ये जो आर्ट होता है वो आइडियोलॉजी की चीज नहीं होती, उसमें पॉलिटिकल फैक्टर भी काम करता है। फिर आपके पास रिसोर्सेस रहेंगे तभी संभव है। अब पोस्ट मौर्य पीरियड में इतने सारे स्तूपा, चैत्याज और विहाराज बने, इसका कारण केवल बुद्धिज्म ही नहीं है। इसका कारण है कि एक प्रॉस्पेरस मर्केंटाइल क्लास आ चुका है, लैंड ग्रांट्स के कारण एक लैंडेड क्लास आ चुका है। पहले जहां केवल राज्य ही कला को संरक्षण देता था या शासक ही देते थे, अब बहुत सारे लोग देने लगे हैं। तो बच्चों, बस यहाँ पर मैं डिटेलिंग तो नहीं कर पाऊंगा, मुझे थोड़ा प्रिसाइज होना पड़ेगा। मैंने केवल यह मैसेज देना चाहा कि मेरे लिए ओरिजेंटल स्टडी का भी उतना ही महत्व है जितना वर्टिकल स्टडी का, और दोनों एक दूसरे का विरोधी नहीं है, दोनों एक दूसरे का पूरक है। इसलिए अगर धर्म में भी आप कहोगे तो मैं वैदिक धर्म जरूर बताऊंगा, लेकिन वैदिक धर्म केवल बताने मात्र से मेरा उद्देश्य पूरा नहीं होगा, और मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि आई हैव डन अ गुड जॉब फॉर यू, क्योंकि मुझे फिर बुद्धा एज का भी आपको धर्म के क्षेत्र में परिवर्तन, मौर्य में फिर अशोकन धम्मा का उससे क्या रिलेशन है, पोस्ट मौर्य में जिसको आप आगे तथाकथित हिंदुइज्म कहते हो, उसकी आधारशिला कैसे तैयार हुई, आर्यन एंड नॉन आर्यन एलिमेंट्स के बीच एक एसिमिलेशन हुआ, यानी आर्य और गैर आर्य तत्वों के बीच, दोनों के बीच सम्मिलन हुआ, और तब जाकर धर्म का स्वरूप विकसित हुआ, जिससे आप आगे चलकर, अभी नहीं 8वीं सदी के बाद, हिंदू धर्म के रूप में जानने लगते हो। तो उसके बाद जब गुप्ता में आओगे तो फिर वही भक्ति, मंदिर, मूर्ति पूजा जो गैर आर्य तत्वों से आई है। उसके बाद फिर तंत्रवाद का एलिमेंट नॉर्थ इंडिया में आ जाएगा, दक्षिण में भक्ति मूवमेंट आ जाएगा, और जब तुम फिर सल्तनत पीरियड में आओगे तो उधर से सूफी आ जाएंगे, उत्तर में तंत्रवाद का करंट रहेगा, दक्षिण से भक्ति जाएगी, और दोनों के जब मिलाप होगा तो फिर भक्ति की दो धाराएं फूटेगी, सगुना भक्ति और निर्गुणा भक्ति। निर्गुणा भक्ति में इस्लाम का भी योगदान होगा, सूफिज्म का भी योगदान होगा, नाथ पंथ या जो तंत्रिसिज्म का एक सेक्ट है उसका भी एक योगदान होगा, दक्षिण से आई हुई भक्ति का भी योगदान होगा। तो एक दूसरे तरह का स्वरूप निकल कर आएगा। तो हम चाहते हैं कि चलचित्र की तरह, जस्ट लाइक मूवी, चेंजेस आपके दिमाग में कौंधता रहे, और आप आराम से जहां भी उसे चाहे अपनी सुविधा से इस्तेमाल करके किसी भी क्वेश्चन का उत्तर आप कर लें। तो ये मेरा पहला मकसद है, कि मेरा मानना है कि अगर हिस्ट्री केवल और केवल हिस्ट्री की भी समझ विकसित करनी हो तो हमें हिस्ट्री को ऑर्गेनिक होल के रूप में देखना होगा, पार्ट के रूप में देखकर हम हिस्ट्री के साथ जस्टिस नहीं कर सकते। तो एक तो ये आती है। दूसरी आती है, मैंने बताया कि दूसरा ये अध्ययन के इस तरीके का लाभ में परिवर्तन की प्रक्रिया को समझ पाना, पॉइंट फर्स्ट। और
दूसरा है कि तुलनात्मक अध्ययन की इस प्रणाली के विकास के कारण सोचने का अंदाज वर्णनात्मक से विश्लेषण परक होता जाएगा। कुछ प्रश्नों के उत्तर इन तरीकों के माध्यम से ही संभव है। दिस मेथड थ्रू इट्स कॉम्पिटिटिव अप्रोच विल हेल्प यू डेवलप एनालिटिकल थिंकिंग एंड इट इज आफ्टर एप्रोप्रिएटिंग दिस मेथड ओनली दैट सर्टेन क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड। अब हमारा दूसरा, जैसे अब मैं फिर एक बार पीछे ले चलता हूं तो आप इसको समझोगे। जैसे हमने बताया कि पहला हमारा उद्देश्य है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री सब्जेक्ट इटसेल्फ, एंड सेकेंड वो जिसको हिस्ट्री प्लस मैंने कहा, विद द सपोर्ट ऑफ हिस्ट्री सब्जेक्ट टू डेवलप फाउंडेशनल नॉलेज ऑफ अदर सब्जेक्ट्स इन जनरल स्टडीज। अब ये क्या चीज है मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो बच्चों, इनफॉर्मली मैं आपको बता रहा हूं कि कई बार मेरे मन में बहुत कचोट होता। जब मैं अमर सेन को पढ़ता तो लगता कि भाई बीइंग एन इकोनॉमिस्ट और भी वर्ल्ड क्लास के इकोनॉमिस्ट होते हुए भी अमर सेन की हिस्ट्री की समझ बड़ी अच्छी है। तो फिर मुझे लगा कि भाई वो हमारी एरिया पर ऐसा कमांड रखा हुआ है। जब हमने लॉर्ड देसाई जैसे इकोनॉमिस्ट, जिसको मेघनाथ देसाई कहते हो, उसको हमने पढ़ा तो उन्होंने तो नेहरू के मॉडल पर एक बुक ही लिख डाली, रिडिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेहरू ने लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो 2007-8 में, जहां तक याद है शायद 2008 में, इफ आई एम करेक्ट, या 1-2 साल का फर्क आ सकता है, मेघनाथ देसाई ने बुक लिखी। हालांकि मैंने उसको 2011 में पढ़ी थी, कि द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो मुझे लगा कि भाई ये बीइंग एन इकोनॉमिस्ट, जब शशि थरूर का तो हिस्ट्री सब्जेक्ट ही रहा है, इंटरनेशनल रिलेशन पर लिखते हैं, तो हिस्ट्री के बारे में तो खैर वो साउथ इंडिया की हिस्ट्री पर ही बहुत अच्छा लिख डालते हैं, और ब्रिटिश हिस्ट्री पर तो खैर उन्होंने जो एन एरा ऑफ डार्कनेस लिखा है, उसका तो पूरे ही इंडिया में, आप लोगों ने इस बुक का नाम सुना होगा, उनका ऑक्सफोर्ड लेक्चर से लिया गया एन एरा ऑफ डार्कनेस। बहुत अच्छी बुक है। हालांकि मैं अभी बुक वाले इसमें नहीं पढ़ना चाहता। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअली आई वॉज गोइंग टू बी सफोकेटेड कि भाई दिस गाइज कमिंग फ्रॉम अदर बैकग्राउंड्स, दे हैव एप्रोप्रिएटेड द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, देन आई एम कमिंग फ्रॉम हिस्ट्री, आई शुड गेट मैक्सिमम बेनिफिट। तो मैंने जब गौर से देखा, व्हिच आई हैव टू शेयर विथ यू, तो मैंने पाया कि देखिए ये इनकी मजबूरी है। जो एक अच्छी इकोनॉमिस्ट होंगे, जिनको इंटरनेशनल रिलेशन की जानकारी पानी है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी पर बेहतर नॉलेज चाहते हैं, इवन गवर्नेंस पर चाहते हैं, इंडियन सोसाइटी का बेहतर नॉलेज चाहते हैं, तो उन्हें बिना हिस्ट्री के कॉन्फिडेंस का लेवल नहीं आ पाएगा, क्योंकि उनको हिस्ट्री में बैक में जाना ही पड़ेगा। तो आप भले ही हिस्ट्री सब्जेक्ट का नाम लो या नाम लो, लेकिन हर सब्जेक्ट में आपको पीछे जाना पड़ता है। अब 2017 में मैंने इकोनॉमी में, हालांकि आप देखोगे क्वेश्चंस आपको करंट से भी पूछे, यानी करंट इकोनॉमी से भी पूछे, लेकिन थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड, अगर आपका इकोनॉमिक नॉलेज नहीं है, यू विल नेवर डू जस्टिस टू द क्वेश्चन। तो मैंने इस बात को पर थोड़ा रिसर्च वर्क किया तो मैंने पाया। फिर दूसरा बेनिफिट उनको क्या देखा कि जब उनको अतीत का ज्ञान होता है तो हिस्ट्री भी लिखते हैं, तो हिस्टोरियन से 1-2 बातें बहुत अलग करके लिखते हुए चले जाते हैं। कई बार तो इतना स्ट्राइकिंग उनका विचार लगता है कि हमें लगता है कि भाई क्या उनका नॉलेज है, ये अतीत और वर्तमान के बीच ऐसा कम्युनिकेशन कराते हैं, दैट्स बेटर। जैसे मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं, जैसे मेघनाथ देसाई लिख रहे हैं रिडिस्कवरी ऑफ इंडिया पर, तो उन्होंने जमशेदजी टाटा, JRD टाटा का नाम सुना होगा आप लोगों का। NCERT क्लास 8th में भी जमशेदजी टाटा के बारे में है। वो बहुत बड़ा मतलब उन्होंने काम किया। हालांकि इस साल तो एक बुक भी उन पर आई है। वो माना तो इतना तक क्लेम किया है कि टाटा फैमिली ने पहला हाइडल पावर प्रोजेक्ट बनाया था, बल्कि इंडिया क्या वर्ल्ड में ही क्लेम हो रहा है। तो खैर वो सब विवाद में हम नहीं पढ़ना चाहेंगे। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जमशेदजी टाटा, उससे पहले उनके नसरवान जी टाटा उनके फादर थे, तो एक पूरे फैमिली ही चली आ रही थी। तो बड़ा एडवर्स कंडीशन में जमशेदजी टाटा ने एक आयरन स्टील कंपनी टिस्को में बनाई थी। ब्रिटिश हुकूमत थी, इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए बड़ा ही एडवर्स कंडीशन था। ना तो बैंकिंग का सपोर्ट था, ना मैनेजिंग एजेंसी का सपोर्ट था, ना गवर्नमेंट प्रोटेक्शन का सपोर्ट था। तो बड़ा स्ट्रगल कर रहा था। लगता था कि जमशेदजी टाटा की टिस्को कंपनी बंद हो जाएगी। लेकिन थैंक्स टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, अब कहोगे भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को आप थैंक्स करें, मैं इस दूसरे पर्सपेक्टिव में कह रहा हूं कि इंडिया के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। अब क्या है कि उनके जो
वो ब्रिटिश को इकोनॉमिक क्राइसिस झेलना पड़ा और ब्रिटिश कैपिटल चूंकि उनके अपने होम टर्फ में लौट गया, तो इसका फायदा जमशेदजी टाटा को मिला और जितने इंडिया में आयरन स्टील के ऑर्डर आए वॉर टाइम में, उस सबको ये फुलफिल करने लगे और इनकी कंपनी बहुत मुनाफे में चली गई। तो खैर चलिए, ये तो आपको एनसीईआरटी बुक भी बताई, लेकिन हम आपको ये कहते हैं, आप उस पर लिख रहे हैं लॉर्ड देसाई, तो लॉर्ड देसाई लिखते हुए लिख जाते हैं कि यह है जमशेदजी टाटा। कौन जानता था कि आगे इनका ग्रैंडसन रतन टाटा दुनिया के सबसे आयरन स्टील कंपनी कोरस कंपनी, जिसका एक पार्ट ब्रिटिश आयरन स्टील कंपनी भी होगी, उसका टेक ओवर करेगा। अब बताइए, रतन टाटा का जो अभी नियर का अचीवमेंट है उसको जमशेदजी टाटा से उन्होंने मिला दिया। तो आई एम जस्ट गिविंग अ सिंपल एग्जांपल। तो उसमें क्या है कि फिर लगता है कि अरे भाई, इतिहास और वर्तमान ये दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है, और जब हम वर्तमान पढ़ते हैं तो हमारी निगाह इतिहास पर होती है, तो इतिहास पढ़ते हैं तो भी हमारी निगाह वर्तमान पर होती है कि उसका क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ। अब एक बात मैं आपको बताता हूं, आप लोग के पैदा होने से पहले सोवियत रूस का विघटन हो गया, तो सोवियत रूस का रुतबा तो आप लोगों ने देखा ही नहीं, हमने देखा है। तो सोवियत रूस, जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे तो रशियन रेवोल्यूशन पर हम काम करते थे, और रशियन रेवोल्यूशन के जो सिग्निफिकेंस की बात होती, या उसके कॉजेज की बात होती, या फिर सोवियत रशिया के अचीवमेंट्स की बात होती, तो हम लोग दिल खोल कर लिखते थे, बिकॉज सोवियत रशिया वाज सपोज टू वेरी सक्सेसफुल नेशन ऑफ द वर्ल्ड एट दैट टाइम। अब 91 में सोवियत रशिया का विघटन हो गया। उसके बाद जब मैं बच्चों को पढ़ाने गया तो स्वयं मेरा विजन कलर्ड हो गया और सारे हिस्टोरियंस का विजन कलर्ड हो गया, क्योंकि अब वो वह सोवियत रशिया नहीं था जो पूरे वर्ल्ड में रुतबा रखता था और यूएसए को उसने समय समय पर दांत खट्टे किए थे। यह यूएसएसआर था जो अपने इकोनॉमिक वीकनेस के और सोशियो कल्चरल वीकनेस के कारण कोलैप्स कर चुका था। तो अब हमारा नजरिया तो बदल गया, क्योंकि उसका डेथ हो चुका है। तो जब हम उनका अब मूल्यांकन करते हैं तो खामियां अधिक दिखने लगती है नेचुरली। जैसे आप लोग इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की पॉलिसी, आर्थिक उदारीकरण की पॉलिसी आरंभ होने के बाद पैदा हुए हो, तो आप लोगों ने जब से होश संभाला है तो आप सूचना प्रौद्योगिकी का युग देखा है, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का युग देखा है। तो अब क्या है, जो पहला जो नेहरूवादी आर्थिक मॉडल है, जब उसकी बात होती है तो फिर वहां पर आज के मिनिस्टर्स, आज के स्कॉलर्स नेहरूवादी आर्थिक मॉडल पर चोट करते हैं, इसे एक विफल मॉडल करार देते हैं। एंड यू आर सिंपली एक्सेप्ट दिस बिकॉज यू हैव नॉट ऑब्जर्व कि व्हाट वाज द बैकग्राउंड व्हेन जवाहरलाल नेहरू हैड टू टेक दिस सॉर्ट ऑफ पॉलिसी। तो मैं एक जस्ट उदाहरण बताता हूं कि अब बहुत अच्छा लगता है जब हिस्टोरियंस इसकी बात करते हैं, जब इकोनॉमिस्ट भी हिस्ट्री की बात करते हैं, दूसरे सब्जेक्ट वाले को भी करना पड़ता है। मैं 2-3 कॉन्क्रीट एग्जाम्पल से इसको प्रूव करूंगा। दूसरी बात बच्चों कि मैं आपको पढ़ाता हूं और मेरे मन में बेचैनी यह होती है कि 2013 के बाद यूपीएससी का, वैसे तो यूपीएससी हमेशा चैलेंजिंग रहा, इंडिया का सबसे टॉप एग्जाम रहा, और स्टेट सर्विसेज भी यूपीएससी के स्टैंडर्ड पर आ रहा है धीरे धीरे। तो पहले क्या होता था कि पहले बच्चे यूपीएससी में क्वेश्चन करते थे, क्वेश्चन स्टैंडर्ड अवश्य होता था। 2013 के बाद क्वेश्चंस काफी स्टैंडर्ड हो गए। तो अब क्या है, और संयोग से ये जो सूचना प्रौद्योगिकी का युग आया, उसमें इंफॉर्मेशन तो बहुत ज्यादा मिलता है और बहुत सोर्सेस से मिलता है। अगर सच पूछो तो अगर बुक्स कुछ कम हो, इंफॉर्मेशन का कुछ जरिया कम हो, तो ज्यादा चैन से नींद आएगी और चैन से पढ़ाई हो सकेगी। जब आप एक कोई सोर्स देखते हो तो लगता है कि अरे भाई, मेरा कोई सहपाठी दूसरा सोर्स देख से भी पढ़ रहा होगा, मैं छूट रहा हूं, तो चलो ये भी देख लूं, थोड़ा राज्यसभा टीवी भी सुन लूं, थोड़ा न्यूज़पेपर भी देख लूं, थोड़ा जर्नल्स भी देख लूं, और अंत में इसी सभी भागदौड़ में पता चलता है कि कुछ नहीं देख पाया। और अब तो यूट्यूब लेक्चर भी एक बहुत बड़ा जरिया हो गया है। तो अब एक दो आंखें दो कान, कितनी देखी कितनी सुने। तो ये प्रॉब्लम अभी क्या आ रही है, बच्चों का जो राइटिंग का जो लेवल है वो थोड़ा सा हम महसूस करते हैं, और जो जितना सोचने पर वक्त देना चाहिए वो बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। और सबसे बड़ा चैलेंज ये है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ऊंचा हो गया। अब मान लो मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाता हूं,
कोई इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, कोई पॉलिटी पढ़ाते हैं नेचुरली। तो उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि सभी अब कोई अपने फील्ड का, अब जैसे मैं एक्सपर्ट हूं तो मैं अपने फील्ड की बात कहूंगा, तो मुझे इस दो बातों को ख्याल रखना चाहिए। एक कि आप केवल हिस्ट्री ही नहीं पढ़ रहे, आप बाकी सब्जेक्ट ही पढ़ रहे। तो मैं हिस्ट्री का इतना लोड ना आपको दे दूं कि बाकी सब्जेक्ट पढ़ने का आपके पास टाइम ही ना रहे, नंबर 1। नंबर 2 कि कहीं ऐसा ना हो कि चूंकि आप अभी बेसिक पर हैं, आप में से बहुत सारे बेसिक पर हैं, घर से जब आए तो आपने सोचा कि अरे मुझे तैयारी करनी है, पिताजी से बात की, कुछ और जो साथी सहपाठी उनसे बातें की, तय कर लिया आपने मन में कि हम इसमें अब 2 साल यूपीएससी में टाइम देने जा रहे हैं और 2 साल में क्वालिफाई, और आगे की सारी प्लानिंग आपने कर ली। लेकिन कई बच्चे 1 साल, कई बच्चे तो आते हैं तो प्रीलिम्स का ही फॉर्म सीधा भर देते हैं, सोचते हैं कि प्रीलिम्स से एक बार आइडिया ले लूं, हालांकि ये बहुत रॉन्ग स्ट्रेटेजी है। इट शुड नॉट बी, दिस मेथड शुड नॉट बी फॉलोड। तो उसमें आप प्लान बनाकर, लेकिन आप तो बेसिक पर हो, अभी आप एनसीईआरटी के लेवल पर हो और आपको एक खास लेवल पर पहुंचोगे तब यूपीएससी के क्वेश्चंस पर वर्क हो पाएगा, ये समस्या होती है। तो वैसी स्थिति में उस लेवल पर पहुंचने में अगर सही तरीके का इस्तेमाल ना हो तो 5 इयर्स भी कम पड़ जाएगा। तो वहां मेरा अपना मानना है, और ये मैंने हिस्ट्री में इस चीज को अपनाया है कि जैसे आप हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो मैं तो आपको हिस्ट्री पढ़ाता हूं तो मैं इसी कंटेक्स्ट में चीजों को देख सकता हूं। तो हिस्ट्री पढ़ाते हुए मैं बाकी सब्जेक्ट का ऐसा कुछ फाउंडेशनल नॉलेज दे दूं कि 2 फायदा आपको हो जाए। एक तो आपको बाकी सब्जेक्ट में भी दिलचस्पी आ जाए, और दूसरा कि आपकी यात्रा वहां थोड़ी सरल, सुगम और थोड़ी दूरी कम हो जाए। So I am just trying at my best. You have to work on this option. तो इस जो ये मैंने दूसरा वाला जो मेथड आपको बताया हिस्ट्री प्लस, इसका ये फायदा है यहां कि आपको बाकी सब्जेक्ट की भी कुछ झलक मिल जाएगी। मैं जैसे एक उदाहरण आपको बताता हूं। अब देखिए, अब मैं एक उदाहरण आपको देता हूं कि अभी जैसे कोविड-19 आया, मैं थोड़ा सा, ये आपको नहीं दिखेगा, मैं आ जाऊंगा तो ढक जाएगा, तो कोई नहीं, आप इसका ये भी ले सकते हैं, फोटो भी ले सकते हैं, या फिर आप पॉज करके भी देख सकते हैं, या फिर इसलिए मैं थोड़ा सा पीछे हो जाता हूं। और इसके अलावा आप यह भी कर सकते हो, आपको तो पीडीएफ फॉर्म मिलेगा तो काम चला सकते हो। दैट इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट, ये तो मैं केवल अपने डायरेक्शन के लिए रखा हुआ है कि ताकि मुझे लगे किन बातों की चर्चा आपके साथ करनी है। जैसे प्रत्येक विषय की एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ज्ञान आवश्यक, द नॉलेज ऑफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एवरी सब्जेक्ट इसेंशियल। जैसे एक उदाहरण बताता हूं, अब हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ना है, तो नॉर्मली आप प्रियम्बल से पढ़ना शुरू कर देते हो या शुरू के आर्टिकल से कर देते हो। तो मुझे ऐसा फील होता है, या कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग से भी शुरू कर देते होगे। कई बार तो लोग शुरू कर देते हैं बहुत पीछे से, मतलब नेशनल मूवमेंट में 1935 का एक्ट, 1919 का एक्ट, उसके बीच में कितने एक्ट आए, क्रिस मिशन, कैबिनेट मिशन, वहां से भी शुरू करते हैं। ऐसा कुछ नहीं। मेरा अपना मानना है कि जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम ऐसा नहीं कि उसके लिए हम अलग से मेहनत कर रहे हैं, वो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, तो हम वहां से दोहरा लाभ क्यों ना उठाएं। एक तो वर्ल्ड हिस्ट्री में जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करें, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री का फायदा हम अदर सेगमेंट्स ऑफ जीएस में क्यों ना उठाएं। क्योंकि देखो, अब जब संविधानवाद की बात होगी तो एक समय था कि पूरे यूरोप में फ्यूडलिज्म थी, यानी सामंतवाद, फिर मोनार्की आई। एक तरफ मोनार्की आई, दूसरी तरफ मिडिल क्लास आया। आप वैसे भी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपका पहला टॉपिक शुरू होता है इनलाइटेनमेंट या प्रबोधन से, 18th सेंचुरी में। तो अगर आप प्रबोधन पर नजर डालोगे तो प्रबोधन बेसिकली क्या है? बेसिकली प्रबोधन यह है कि मोनार्की जब यूरोप में आई फ्यूडलिज्म के कब्र पर, तो उसी समय कुलीन वर्ग का पतन हुआ तो मध्य वर्ग उभर कर आया, दैट इज नोन एज मिडिल क्लास। तो पहले क्या होता था कि पहले मोनार्की को फ्यूडलिज्म यानी फ्यूडल लॉर्ड से लड़ना पड़ा, चर्च से लड़ के अपनी ताकत हासिल करनी पड़ी। तो उस समय जो यूरोप के मोनार्क थे वो उभरते हुए मर्केंटाइल क्लास या मिडिल क्लास, उस समय मर्केंटाइल को ही मिडिल भी बोलते थे उस समय के लिए, बाद में उसका कॉम्प्लेक्सन चेंज करता गया। तो उनकी सहायता से उन्होंने उन एलिमेंट्स को हराया, तो उनको हराया और फिर खूब ताकत अर्जित कर ली, और ताकत अर्जित करके दे देमसेल्व्स ट्राई टू बी डिस्पोटिक रूलर्स। फिर ताकत अर्जित करने के बाद उन्होंने अपने आप को डिस्पोटिक रूलर्स के रूप में इस्टेब्लिश करने का प्रयास किया, अपने आप को निरंकुश शासक के रूप में इस्टेब्लिश करने का प्रयास किया।
तो जो मिडिल क्लास है उसको अब जेलसी होने लगी कि यार ये पूरा ताकत खुद ले लेगा और हम लोग कैसे कमजोर बने रहेंगे। तो इसने मांग शुरू कर दी कि नहीं चलेगा। इसने मोनार्क को भी नोटिस दी, चर्च को भी नोटिस दी, अरिस्टोक्रेटिक क्लास कुलीन वर्ग को भी नोटिस दी कि भाई हमें भी पावर में भागीदारी चाहिए। तो इसने एक मॉडल रखा जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मॉडल रखा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का। अब इधर ब्रिटेन में एक यात्रा पहले ही शुरू हो गई थी, वहां पर एक मोनार्क अपने आप को पावरफुल कह रहे थे। तो मोनार्क के अगेंस्ट में वहां पर पार्लियामेंट एक संस्था बन गई जो मिडिल क्लास धीरे धीरे डोमिनेट करने लगा। और फिर वहां पर एक ग्लोरियस रेवोल्यूशन आ गई, गौरवपूर्ण क्रांति। और फिर उसके बाद ब्रिटिश संविधान का एक रूप प्रकट होने लगा, वहां पार्लियामेंट पावरफुल होता गया और वहां का जो मोनार्क है वो ताकत लूज करता गया। तो माना गया कि दुनिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन, दुनिया का पहला मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन, मॉडर्न ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। अब उसके बाद आया अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तब ये अमेरिकी लोग कौन थे? तो ब्रिटिश मूल के थे। ब्रिटेन ने बहुत 13 सेटलमेंट्स बनाया था नॉर्दर्न अमेरिका में, और वही अमेरिकन कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पार्ट में 13 सेटलमेंट बनाए। यहाँ से इंटरप्रेनर्स थे, व्यापारी, मर्चेंट्स, कुछ मिडिल क्लास के लोग थे, कुछ एक चर्च का एक विद्रोही ग्रुप था जिसको बोलते थे प्यूरिटन्स। तो कुछ प्यूरिटन्स के लोग थे, उन सब ने मिलकर कुछ क्रिमिनल्स को यहाँ से डिपोर्ट किया गया था। बाद में वो सब हो गए काफ़ी इनलाइटेंड, और चूंकि एक नए कॉन्टिनेंट में उन्होंने एकदम पूरी स्वतंत्रता भोगा था, तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके मामले में ज़्यादा इंटरवेंशन किया। अब देखो यहाँ पर मैं एक पासिंग रेफरेंस दे के निकल रहा हूँ, तुम तो लोग थोड़ा सा टॉलरेट करना बचूं, क्योंकि यहाँ पर मैं उनको बताने लगूंगा तो मैं यहीं पर रुक जाऊंगा और मैं भी आपको अमेरिकी क्रांति या ब्रिटेन के बारे में नहीं, मैं कुछ और बताने आया हूं। तो कहीं ऐसा ना हो कि वहां से हम लोग डाइवर्ट कर जाए। तो कुल मिलाकर जो इंटरवेंशन किया, तो अमेरिकी लोगों ने वहां पर विद्रोह किया, उसको अमेरिकी क्रांति कही गई। और फिर अमेरिकी क्रांति के बाद फिर एक मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन बना। ये दुनिया का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। पहली बार फेडरलिज्म का यानी संघात्मक व्यवस्था का एक्सपेरिमेंट किया वहां, और फिर फेडरल सिस्टम को एस्टेब्लिश किया। फंडामेंटल राइट सबसे पहले उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके 1791 में इंट्रोड्यूस कर दिया, और इसी प्रकार से पहला रिपब्लिक बनाया। अब तक यूरोप का स्टैंडर्ड कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की थी। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की का मतलब है कि भाई मोनार्क निरंकुश रूप में शासन ना करे, बल्कि पार्लियामेंट की सहायता से शासन करे। तो अब यहाँ पर एक दूसरी स्थिति पैदा हो गई जिसे आप कहते हो रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब है कि इलेक्टेड हेड ऑफ द गवर्नमेंट हो गया अमेरिका में प्रेसिडेंट। तो इस तरह से आया। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो फ्रांस का मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, और फ्रांस में तो एक के बाद एक टोटल 5 कॉन्स्टिट्यूशन आए। 5 क्या, उससे भी ज्यादा अगर काउंट करें तो, अगर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन को भी काउंट कर ले तो। फिर 1848 में रेवोल्यूशन आया तो फिर यूरोप में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन आ गए। फिर उसके आगे देखोगे, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन आ गए। जैसे जर्मनी में वहां का मोनार्की का पतन हुआ, रशिया में तो खैर रेवोल्यूशन ही हो गया, और ऑस्ट्रिया में भी वहां के मोनार्की का पतन हुआ। तो फिर वहां पर सब पर कॉन्स्टिट्यूशन कुछ आ गए। और विशेषकर आगे देखोगे तो फिर 2 वर्ल्ड वॉर्स के बीच यूरोप में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन आए। उसी समय आयरलैंड भी स्वतंत्र हो गया, तो आयरलैंड का भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। तो अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कोई भी कॉलोनी आजाद नहीं हुई थी। कहने के लिए एक इजिप्ट आजाद हुआ था जो ब्रिटिश कॉलोनी थी। बाकी भारत वगैरह में तो गांधी संघर्ष ही स्वराज्य के लिए करते रह गए थे, रॉलेट एक्ट वगैरह आप जानते ही हो। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब इंपीरियलिस्टिक पावर कमजोर हुए तो फिर कॉलोनी स्वतंत्र होने लगे, और सबसे पहले एशिया की कॉलोनी स्वतंत्र हुई। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का नंबर थोड़ा बाद में आया, 1958 ऑनवर्ड्स। पहला था ये गोल्ड कोस्ट घाना के नाम से स्वतंत्र हुआ, फिर अल्जीरिया वगैरह में, तो उसकी चर्चा भी हम नहीं करना चाहेंगे। तो अब एक तरह से देखो तो थर्ड वर्ल्ड का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन था। जिस समय हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, उस समय एक कॉन्स्टिट्यूशन श्रीलंका में, जो कि वो ब्रिटिश कॉलोनी थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की देख रेख में वहां एक कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। और इंडोनेशिया डच कॉलोनी रही थी, और फिर बाद में वो आजाद हुई थी वो 47 में, तो डच कॉलोनी रही थी, तो वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ था डच गवर्नमेंट यानी हॉलैंड की गवर्नमेंट की देखरेख में। उसी प्रकार से पाकिस्तान बटा था, तो वहां पर भी जिन्ना वगैरह सक्रिय हुए, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन वहां भी बनने लगा था। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यकीनन दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन था। मतलब इतने सारे इंटेलेक्चुअल्स
300 इंटेलेक्चुअल्स एक साथ बैठे और इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो इन्होंने कोशिश की कि दुनिया के सारे कॉन्स्टिट्यूशन से अच्छी अच्छी बातों लेकर और सबसे बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। कोशिश इनकी यही थी। तो अब हम यह कहना चाहते कि अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी बनी है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का प्रोसेस शुरू हुआ है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो बहस हुए हैं वो पूरा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा ग्लिम्सेस आपको चाहिए। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मुद्दे उठे हैं अधिकारों के, भीमराव अंबेडकर और नेहरू चाहते थे कि महिलाओं को बराबर की संपत्ति मिले हिंदू कोड बिल में, लेकिन उसको रिजेक्ट, मतलब राजेंद्र प्रसाद वगैरह भी इसको पसंद, और जो ट्रेडिशनल हिंदूज थे उन्होंने पसंद नहीं किया कि नहीं हिंदू परिवार टूट जाएगा। और उससे पहले यूनिवर्सल सिविल कोड की बात हुई तो उसको भी हाशिए पर रख दिया गया। क्यों? क्या चैलेंजेस थे, लैंग्वेज संबंधी कौन सी चुनौतियां आई, ऑफिशियल लैंग्वेज, फिर ऑफिशियल लैंग्वेज के बाद फिर यू जस्ट कम टू व्यू कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स की तो खैर बाद में चुनौतियां आई। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो चुनौतियां झेली, उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, तब इस पूरी बहस को देखते हुए, देखो मैं मानता हूं ऐसा, क्योंकि देखो मैंने तो हिस्ट्री के लिए लगभग सारे विषयों को देखना पड़ा है, क्योंकि मुझे भी वही चैलेंज लगा कि भाई जो इकोनॉमी वाले हिस्ट्री इतना जानते हैं, तो हम हिस्ट्री वाले को भी तो काम लाइक कम से कम इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, बाकी चीज़ें जाननी चाहिए। भले ही वो हमारा एरिया नहीं है, इसलिए उसमें मैं नहीं घुसूंगा, क्योंकि हाँ, लेकिन रेफरेंस के लिए तो मुझे जाना ही पड़ेगा वहाँ, विदाउट रेफरेंस के होगा ही नहीं। और मुझे अगर हिस्ट्री के ज्ञान को परिपक्व करना है तो बाकी विषयों का ज्ञान चाहिए, और बाकी विषयों का दरवाजा हिस्ट्री से ही खुलता है। इसी को कहते हैं अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच, एंड दैट्स वाई हम हमेशा इम्फेसाइज करते हैं। लेकिन हमारा मैसेज तुम लोगों तक पहुंच पाता है कि नहीं, अब यू विल डिसाइड, यू पीपल विल डिसाइड इट। तो अब यहां पर देखो इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई। अब आप पार्ट में प्रियम्बल पढ़ते हो कॉन्स्टिट्यूशन के, अगर आप आर्टिकल्स बाय आर्टिकल पढ़ते हो तो मुझे लगता है कि पहले आप उसके बाद फेडरल सिस्टम, जो इंडिया का जो इंडियन यूनियन ऑफ स्टेट से शुरू करोगे, और फिर वहाँ से 5 से 11 तक पकड़ लोगे सिटीजनशिप का, वहाँ से जब आगे बढ़ोगे। लेकिन इस सब के पीछे कहानी है। सिटीजनशिप भी उतना आसानी से फॉलो नहीं हुआ। यहाँ का जो सिटीजनशिप इंडिया का इतना डिस्प्यूटेड है कि आज भी तुम सीए और एनआरसी के रूप में देख रहे हो, और उसका भी टाइम टू टाइम अमेंडमेंट भी हुआ है, उसमें भी कई इश्यूज इन्वॉल्व है। तो मुझे ये कहना है कि हम ये नहीं कहते कि इसके लिए हम अलग से प्रयास कर रहे हैं। हमारी केवल कोशिश तुम्हारे लिए यही रहेगी कि जो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा तो हमारे सिलेबस का पार्ट है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री तो हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में जब हम चलेंगे तो हम इंटरनेशनल इकोनॉमी, इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और इंटरनेशनल रिलेशंस, इसकी समझ हम साथ लेकर तुम्हें चलेंगे। और जब हम मॉडर्न हिस्ट्री में कॉन्टेम्पररी पार्ट में आएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, इवन नेशनल मूवमेंट का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को नेशनल मूवमेंट ने कहां तक प्रभावित किया है, तो नेशनल मूवमेंट में वो चीज देखेंगे। अब जैसे उदाहरण बताता हूं, जैसे राजमोहन गांधी है, तो राजमोहन गांधी के ग्रैंडसन, आपने नाम सुना होगा। तो उन्होंने एक बुक लिखी थी लीगेसी ऑफ गांधी पर, हालांकि नाम उसका लीगेसी ऑफ गांधी नहीं कुछ और है, लेकिन मुझे याद नहीं है। उस पर एक क्वेश्चन भी यूपीएससी में आया था। तो उन्होंने एक टर्म का प्रयोग किया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। वैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी टर्म का प्रयोग सबसे पहले भीमराव अंबेडकर ने किया है। तो यहाँ पर राजमोहन गांधी का कहना है कि गांधीज्म का एक सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि हमारे यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी आई, क्योंकि हमने तो अहिंसक मूवमेंट चलाया। तो हम लोग हर बातों और विवादों का निपटारा आपस में बैठ के थ्रू परसुएशन, थ्रू डिस्कशन हमने किया। और पाकिस्तान तो शुरू से ही, पाकिस्तान बनाने के लिए तो जिन्ना ने आक्रामक नीति अपना ली। 16 अगस्त को तो डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा कर दी। कलकत्ता में दंगे सुहरावर्दी की सरकार ने छिड़वा दी। तो उन्होंने हिंसा का सहारा लिया और हर तरह का छल छद्म किया, धर्म का सहारा लिया, हर चीज का सहारा लेके पाकिस्तान को बना तो लिया, लेकिन उसकी कीमत चुकानी पड़ी पाकिस्तान को आगे। तो हमें यह कहना है कि नेशनल मूवमेंट के दरमियान जो हमने अपने कुछ आइडियल्स इनकलकेट किए, उसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को शेप दिया, वो भी जानकारी हमें चाहिए। जो नेशनल मूवमेंट के दरमियान ट्राइबल्स का प्रॉब्लम आ रहा है, पीजेंट्स का प्रॉब्लम आ रहा है, विमेंस का प्रॉब्लम आ रहा है, उसका निपटारा भी तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में करनी है। अब देखिए ये चीज,
अब दूसरी चीज, जब बच्चे पढ़ते हैं तो बच्चों का पूरा ध्यान कॉन्स्टिट्यूशन पर ही होता है। दे इग्नोर द थिंग कि कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा हमारे पास एक पॉलिटी भी तो है। और मैं एक बात बताऊं, जैसे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बना, अगर भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के समानांतर किसी दूसरे देश का भी कॉन्स्टिट्यूशन बने और एक ही कॉन्स्टिट्यूशन दो देश में लागू कर दो, और तुम ज्यादा नहीं 20-25 वर्षों के बाद देखो तो दोनों कॉन्स्टिट्यूशन का शेप बदल जाएगा। देयर वुड बी अ चेंज इन द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑब्वियसली। अब कहोगे कैसे, तो मैं एक दो एग्जाम्पल ब्रीफ करता हूं, मुझे लगता है कि आप उसको एंजॉय करोगे, बोर नहीं होगे। ये हमारा विश्वास है, आप बोर नहीं होगे कम से कम, और बोर नहीं हो तो भी हमारा काम चल जाएगा। देखिए, जैसे हमारी कोशिश थी कि हम दुनिया का सबसे बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं, तो हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से एक प्रोविजन लिया, वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इसका मतलब है जितने भी ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट हैं उनके पावर डिफाइंड रहेंगे, वो अनडिफाइंड नहीं रहेंगे। उन सब के पावर निश्चित होने चाहिए कि किनका क्या पावर है। तो ये हो गया। दूसरी बात कि हमने इलेक्टेड प्रेसिडेंट वहां से ले लिया। हमने वेस्टमिंस्टर मॉडल को तरजीह दी तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया, और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्रियन सुप्रीमेसी है, पार्लियामेंट्रियन सुप्रीमेसी, और पार्लियामेंट ऑल पावरफुल भी अपने को मानता है। तो पहली समस्या हुई प्राइम मिनिस्टर वर्सेस प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वर्सेस प्रेसिडेंट, क्योंकि हमने अपने प्रेसिडेंट को लगभग पूरी तरह तो नहीं, क्योंकि हमारा प्रेसिडेंट थोड़ा सा पावरफुल ज्यादा हो गया है समय के साथ, लेकिन हमने ब्रिटिश मोनार्क की तरह उसे भी एक टाइटलर हेड के रूप में रखना चाहा था। फर्क यह था कि हमने ब्रिटिश मोनार्क के रूप में तो टाइटलर रूप में उनको रखना चाहा था, लेकिन ब्रिटिश मोनार्क हेरिडिटरी है, वंशानुगत है, और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो इलेक्टेड हैं। भले अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरह डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है, परंतु इनडायरेक्टली इलेक्टेड तो जरूर है। तो अब समस्या ये आने लगी। अब समझिए आप कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जब चेयरमैन ही रहे हुए थे स्वयं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वो वही भारत के पहले प्रेसिडेंट बने, अब उन्हीं को ये बात चुभ रही थी, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 74 था, जिसमें कहा गया था कि देयर वुड बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स with the prime minister at the head to aid and advise to president in the exercise of his functions, मतलब एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा जो प्रेसिडेंट को उसके कार्यों में परामर्श देगा। तो उसमें कहीं भी यह बाध्यता नहीं दी गई हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन में। ये अगर हुई है तो पहली बार 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में श्रीमती गांधी ने लाई है, एक काफी विवाद के बाद। मतलब एक ब्रिटिश परंपरा के आधार पर ऐसा मान लिया गया था कि भाई यही होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस करेगा और प्रेसिडेंट को मानना ही मानना है। तो अब राजेंद्र प्रसाद काफी डिस्टर्ब हो रहे थे। वो एमसी शीतलवाद जो अटॉर्नी जनरल थे उनको बुला के पूछा कि शीतलवाद, इज इट राइट कि इन ऑल सिचुएशन द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? प्रेसिडेंट इज हैविंग हिज ओन डिस्क्रिशनरी पावर एज वेल। अब हर स्थिति में प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस को मानने के लिए बाधित तो नहीं है। प्रेसिडेंट के तो अपने भी स्टेटस है, वो भी डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि भाई जब हम इलेक्शन का खतरा मोल ले ही रहे हैं तो हमें पावर क्यों नहीं मिलेगा? नहीं तो इलेक्शन का खतरा हम मोल नहीं लेते। मतलब उनका यह कहना था कि इलेक्शन तो हम हार सकते हैं, तो जब ये रिस्क हम ले रहे हैं तो फिर पावर कैसे नहीं? अब देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये बात नहीं सोची गई कि प्रेसिडेंट को आपत्ति हो सकती है कि जब आपने हमें इलेक्टेड एलिमेंट बनाया है तो ब्रिटिश मोनार्क की तरह स्पाइनलेस हमें नहीं रख सकते। और अल्टीमेटली देखो, फिर राजेंद्र प्रसाद तो शीतलवाद ने कहा कि नहीं सर, प्लीज, इट इज नॉट पॉसिबल, आफ्टर ऑल वी हैव टू फॉलो द ब्रिटिश वेस्टमिंस्टर मॉडल। So he tried to persuade डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद डिससेटिस्फाइड होकर ही गए। अब आगे एक और मैं घटना बताता हूं, आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे विश्वास करता हूं। एक क्या हुआ था कि आप लोग जैसे नहीं जानते, इतिहास में एक घटना हुई थी कि जब जवाहरलाल नेहरू का डेथ हुआ तो उनका तो लाइफ लार्जर देन लाइफ इमेज था।
वो तो बहुत बड़े डिप्लोमेट भी थे, वर्ल्ड क्लास के लीडर थे, इंडिया में गांधी के बाद सबसे रेस्पेक्टेड लीडर रहे थे। तो उनके तक तो ठीक रहा। उनके डेथ के बाद तब तक क्या हुआ था कि उनके लाइफ टाइम में, हालांकि उसके लिए उन पर थोड़ा सा लांछन भी लगा है, अब सच्चाई क्या है हम नहीं कहेंगे क्योंकि दिस इज द मोस्ट डिस्प्यूटेड थिंग। एक कामराज प्लान वो लाए थे। तो कामराज प्लान 1963 में आया था, जिसमें कांग्रेस की जब 62 के जब चुनाव में जब प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था, तो फिर हुआ था कि भाई कांग्रेस में कुछ जो चोटी के लीडर्स हैं वो संगठन में चले जाएं, ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, गवर्नमेंट को छोड़ दें। तो 6 कैबिनेट मिनिस्टर्स के रैंक के लीडर्स, उसमें मोरारजी देसाई भी थे और कई लीडर्स को भेज दिया गया। तो उसको कहा गया संगठन कांग्रेस। तो उसमें क्या है कि संगठन कांग्रेस में सभी वरिष्ठ नेता थे, और कुछ क्रिटिक्स बोलते हैं कि वो अपनी बेटी मिसेज गांधी के लिए रास्ता खोल रहे थे गवर्नमेंट में आने के लिए फ्यूचर में, व्हाट एवर मे बी द रीजन। तो अब क्या है कि उनके डेथ के बाद लाल बहादुर शास्त्री आए, तो उसमें संगठन में मोरारजी देसाई बैठे हुए थे, कई थे, बंगाल के अतुल घोष थे, सब सीनियर लीडर थे। इधर मद्रास के कामराज थे, उधर आंध्र प्रदेश के नीलम संजीव रेड्डी थे, महाराष्ट्र के मोरारजी देसाई थे। तो इस प्रकार से ये सब ओल्ड गार्ड्स थे, तो ये सब संगठन में बैठे हुए थे। तो लाल बहादुर शास्त्री के टाइम में भी उन्होंने कुछ ऑब्जेक्ट किया था मोरारजी देसाई कि नहीं, मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। फिर लाल बहादुर शास्त्री का डेथ जब 66 में हो गया तो श्रीमती गांधी कैंडिडेट के रूप में आई, तो मोरारजी देसाई तो चुनाव ही लड़ गए। लेकिन वो यंग लड़की और उसका नेहरू की बेटी पार्टी पर इन्फ्लुएंस, और सबसे बढ़कर स्वयं के कामराज ने भी सपोर्ट कर दिया और वो प्राइम मिनिस्टर बन गई। तो अब ये संगठन कांग्रेस इतना क्रुद्ध होकर बैठा हुआ था कि इसने नेक्स्ट कैंडिडेट के रूप में, प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के रूप में संगठन ने नीलम संजीव रेड्डी का नाम चुन दिया। और गेम प्लान यह था कि नीलम संजीव रेड्डी इंडिया का प्रेसिडेंट बनेंगे, और कोई न कोई एक्सक्यूज के आधार पर जो उस समय का वक्त तय करेगा, द गवर्नमेंट ऑफ मिसेस गांधी वुड बी सस्पेंडेड बाय प्रेसिडेंट ऑन एनी चार्ज। अब बताइए, अब आर्टिकल 74 में ये अभी तक उसका अमेंडमेंट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हुआ था, क्लियर नहीं था, ट्रेडिशन के आधार पर था कि भाई प्रेसिडेंट मानेगा या नहीं या बाद। अब अगर नीलम संजीव रेड्डी चुनकर आ गए होते तो क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की दिशा वही होती जो हुई? लेकिन श्रीमती गांधी काफी स्मार्ट निकली। उन्होंने बाबू जगजीवन राम उसमें राइट हैंड थे, और उधर अपोजिशन के प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी। तो सीधी मिसेज गांधी ने स्लोगन दे दिया, नारा दे दिया, और वो नारा था कि सारे एमपी जो जितने भी वोटर्स थे, एमएलए, उनको उसने कहा कि जस्ट वोट ऑन द बेसिस ऑफ योर कंसाइंस। एक कंसाइंस वोट होगा, जो आपके अंतरात्मा का है उसको वोट दो। मतलब इशारा ये था कि आप नीलम संजीव रेड्डी को वोट नहीं दो, बीबी गिरी को वोट डाल दो। अब एक बड़ी अजीब घटना हुई, मेजोरिटी में रहते हुए कांग्रेस का उसके प्रेसिडेंट हार गए, अधिकृत कैंडिडेट नीलम संजीव रेड्डी, और बीबी गिरी प्रेसिडेंट बन गए। तो हम लोगों के टाइम में बच्चों जीएस में एक क्वेश्चन हुआ करता था कि हु वाज द प्रेसिडेंट दैट इज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द कॉल ऑफ कंसाइंस। तो हम लोग बीबी गिरी चुनते थे। तो ये मैंने एक उदाहरण बताया, अगर उस समय उनका इलेक्शन हो जाता तो क्या होता। और सोचिए, अगर उस समय वो जीत गए होते तो हमारे संविधान की दिशा क्या होती। तो ये तो अब आपको लग रहा होगा कि पॉलिटी भी संविधान को दिशा देती है। तो अगर ऐसे हम लोग उसको देखते हुए, अगर यहीं पर विवाद समाप्त नहीं हुआ है, ये तो हुआ प्रेसिडेंट का विवाद। अब प्रेसिडेंट वर्सेस प्राइम मिनिस्टर, अब दूसरा विवाद शुरू हो गया, और वो है जुडिशियरी वर्सेस पार्लियामेंट। क्योंकि हमारे पार्लियामेंट ने पावर ली कहां से? तो पार्लियामेंट ने हमारे यहां से पावर ली ब्रिटिश पार्लियामेंट से, और ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑल पावरफुल था। उसके बारे में कहा जाता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग एक्सेप्ट मेकिंग अ मेल अ फीमेल और वाइस वर्सा। मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती सिवा पुरुष को महिला और महिला को पुरुष बनाने के। तो मतलब यह हुआ कि ब्रिटिश पार्लियामेंट किसी भी इंस्टीट्यूशन को, अगर आज मोनार्की है, साधारण बहुमत से, क्योंकि 2/3 बहुमत का तो प्रावधान ही हुआ नहीं, साधारण बहुमत से कुछ भी वो कर सकती है, कोई सेफ नहीं है। लेकिन पार्लियामेंट इतना विवेकशील है, ब्रिटिश लोगों का जो एंग्लो सैक्सन परंपरा है, उसमें ब्रिटिश लोगों ने अपने पार्लियामेंट के प्रति अगाध आस्था रखी। तो उनका यह मानना है कि हमारा पार्लियामेंट बहुत रैशनल है, गलत नहीं कर सकता। तो जुडिशियरी भी उसके सामने कमजोर है, सब कमजोर है।
मोनार्क तो कुछ है ही नहीं। अब हमने से क्या किया कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशियरी अमेरिका से ले ली। उधर ब्रिटेन में डिफ्यूजन ऑफ पावर है, यहां पर सेपरेशन ऑफ पावर अमेरिका में, और दोनों को मिला दिया हमने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन जुडिशियरी को बना दिया। अब देखिए दो दो हाथें होने लगी पार्लियामेंट और जुडिशियरी में। इधर पार्लियामेंट कहता कि हम कुछ भी कर सकते हैं, संविधान के कोई भी भाग को बदल सकते हैं, और जुडिशियरी कहती नहीं, हम गार्जियन है इस संविधान के। तो अगर पार्लियामेंट कहती कि भाई अमेरिका में है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यहां है एक प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, तो जुडिशियरी और पार्लियामेंट में जो विवाद शुरू हुआ तो जुडिशियरी ने एक नया फ्रेज ही गढ़ लिया, बेसिक स्ट्रक्चर थियरी, और बेसिक स्ट्रक्चर थियरी को लेकर स्टैब्लिश कर दिया केशवानंद केस में कि नहीं, आप बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते। तो अब जुडिशियरी अमेरिका से ताकत ले रही थी और पार्लियामेंट ब्रिटेन से, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, तो यह विवाद आना था। वही बात आई फंडामेंटल राइट्स। अब अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट्स का अगर मॉडल लिया तो अमेरिका के फंडामेंटल राइट्स का तो बहुत ही क्लोज पावरफुल है। और इंडिया में देखिए कि उसके बाद हमने आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ले ली जो स्टेट के लिए कुछ था, तो अब होने लगी टकरार फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। सबसे पहला झमेला तो यही हुआ कि अब हमारा आर्टिकल 39 BC है, जिसमें हमने रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का जो भी हमने प्रोमिसेस किए हैं कि भाई कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को फ्यू हैंड्स में रोकना है, और सबसे वर्स्ट सिचुएशन और वर्स्ट सिस्टम हमारे यहाँ प्रिवेल कर रहा था वो था जमींदारी सिस्टम इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनफोर्स हुआ 1950 में, और पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 में हुआ, और यही जमींदारी अबोलिशन के मुद्दे पर हुआ। क्योंकि हमने जो फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 31 का प्रोविजन रखा था, जिसको नेहरू पहले ही पार्लियामेंट में विरोध कर रहे थे, लेकिन उस समय नहीं उनका चल पाया, चूंकि वल्लभ भाई पटेल खुद जीवित थे। लेकिन आपको तो पता ही होगा कि वल्लभ भाई पटेल वॉज नो मोर, वो तो बहुत कम टाइम के लिए हुए, दुर्भाग्यजनक स्थिति इंडिया के लिए हुई। तो फिर क्या हुआ कि जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ उसको उपेंद्र बख्शी एक नाम देते हैं, रिसेंट में एक बुक आई है, और वो बुक मतलब 16 मंथ्स के प्रयास से कैसे पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, कैसे विरोध हुआ था नेहरू का उस समय, क्योंकि नेहरू ने उस समय फंडामेंटल राइट्स पर पहला हमला बोला आर्टिकल 31 पर, जब पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पे 9th शेड्यूल उन्होंने मतलब क्रिएट हुआ और उसमें उसको रखा गया और 31 BC जोड़ा गया क्लॉज, एंड उसमें 9th शेड्यूल में जो कोई भी लॉज आए तो उसको सुप्रीम कोर्ट चैलेंज नहीं कर सकती, और तब जाके अबोलिशन ऑफ जमींदारी पॉसिबल हुआ। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये झमेला पार्लियामेंट और जुडिशियरी के बीच में हुआ, बहुत आगे मैं नहीं जाना चाहूंगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स के बीच में हुआ। तो बच्चों ध्यान रहे कि हम केवल कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं देखें, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ पॉलिटी को भी देखें। जैसे आप देखो 1990 के दशक में अब तो एक नई चीज भी आ गई, जब से आपका इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू हुआ तो आपका आ गया गवर्नेंस, तो अब हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो आप तीनों को मिलाकर देखिए, फिर आप बहुत एंजॉय करेंगे सब्जेक्ट में। तो हम इसको जारी रखते हैं, और अब आपको मैं दूसरा उदाहरण, तो इस मुद्दे के बाद मैं कुछ और मुद्दे आपको दिखाना चाहता हूं। जैसे अब देखिए, अभी कोविड-19 का टाइम आया, तो इसमें कितने सारे इश्यूज आए, इकोनॉमी में, इंटरनेशनल रिलेशन में, हर जगह इश्यूज हैं। अब इकोनॉमी में आप देखेंगे तो APMC एक्ट के बारे में हो, लेबर लॉज हो, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फॉर टाइम बिंग सस्पेंड करने की बात लेबर लॉज के विषय में। जब इकोनॉमी का डिक्लाइन हुआ, क्योंकि ऐसा माना गया कि यह शायद वर्स्ट इकोनॉमिक डिप्रेशन सिद्ध हो इवन 1929-30 की तुलना में, वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज थे सभी अपनी इकोनॉमी को पैकेज दे रहे थे। तो हमारी सरकार ने भी, आप देखते हो, आत्मनिर्भर भारत अभियान के रूप में उन्होंने एक नया पैकेज प्रस्तुत किया। तो हम वहाँ पर ये आपको बताना चाहते हैं कि जब हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो हम ये नहीं कहते, मैं उसके अंदर नहीं जाना चाहता, चूँकि आपने बहुत सारा लेक्चर उस पर सुना है, बहुत सारे चीज़ें आपने पढ़ी होगी, आपने बहुत सारे न्यूज़ में देखे होंगे, उसके आउटलेट कितने हैं किस में, वो मेरी चर्चा का विषय नहीं है। जब मैं उसको देखता हूँ तो
मुझे ऐसा लगता है कि कई बार इकोनॉमी में कोई महत्वपूर्ण चीज होती है, जैसे जोया हसन का एक आर्टिकल आया, उन्होंने पूरी उस योजना को जो रखा गया था उसको एकदम खंगाल के रख दिया. शी हैज गिवन अ वेरी सिस्टमेटिक एक्सपोजिशन एंड सिस्टमेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस कंप्लीट प्लान, पोस्ट कोविड प्लान. तो बीइंग ए हिस्टोरियन, वो एक हिस्टोरियन है, तो होता क्या है कि हम स्ट्रेंथ कहां से लेते हैं? अगर पीछे से हमारे गवर्नमेंट के शख्स, जो गवर्नमेंट की जो पर्टिकुलर पॉलिसी है, तो उसकी हर चीज के दो परिप्रेक्ष्य होते हैं. जो एक परिप्रेक्ष्य होता है उसे हम कहते हैं लार्जर कंटेक्स्ट, या एक होता है उसके इमीडिएट कंटेक्स्ट. तो किसी भी चीज में आप देखेंगे एक ब्रॉड आइडिया होता है, दूसरा क्लोज आइडिया होता है. तो अभी जो हम गवर्नमेंट ने जो पैकेज लाया है इस आत्मनिर्भर भारत के रूप में, तो उसमें अगर हम केवल यह देखते हैं कि गवर्नमेंट ने किस तरह से एग्रीकल्चर में क्या दिया, वर्किंग क्लास को क्या दिया, पीडीएस के रूप में कैसे आगे बढ़ाया, डायरेक्ट ट्रांसफर के रूप में महिलाओं को क्या दिया, एमएसएमई को लिक्विडिटी के रूप में क्या दिया, तो उसमें क्या होता है कि हमें वो फिर रटने वाली बात हो जाती है, जो हम 10-5 दिनों के बाद, अगर आप हमें ही डेटा पूछेंगे तो पूरे डेटा याद नहीं होगा वैसे, लेकिन जो फंडामेंटल चीज पूछेंगे वो हमेशा याद रहेगा. कारण क्या है कि जिस समय वो प्लान आया तो मेरे दिमाग में इकोनॉमी का पीछे बृहद प्लॉट घूम रहा था. क्योंकि जिस समय देखो, अब सड़क पर जब मजदूरों की पूरी टोली, जब मिलियंस ऑफ वर्कर्स मूव ऑन द रोड, तो लगा कि ये इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इंडिया पीपीपी पर अब थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा था. हम लोग भी मग्न थे, मस्त थे. लेकिन जब मिलियंस ऑफ वर्कर्स और रोज जब मरने का, उनके साथ स्टार्वेशन का, इन सारे चैलेंज जब हमारे सामने आए, तो हम सभी लोग हतप्रभ रह गए. तो उसमें लगा कि भाई कहाँ चूक हो गई. तो फिर हमें ध्यान होने लगा कि देखो, ये पूरी इकोनॉमिक थियोरी का थोड़ा सा नॉलेज अगर जैसे बच्चे को, जैसे यहाँ पर हमने दिया कि उत्पादन और निवेश के स्तर का संकट, क्राइसिस एट द लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट सप्लाई साइड. जैसे इकोनॉमी में जो तुम पढ़ते हो, मैं उसको टच नहीं करने जा रहा. जैसे एक होता है डिमांड साइड से, दूसरा होता है सप्लाई साइड से. जैसे क्रय शक्ति का संकट, क्राइसिस एट द लेवल ऑफ परचेजिंग पावर, जो है वो डिमांड साइड से, जो वर्कर्स को आप देते हो, उसको जो डायरेक्ट आप ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट करते हो, तो वो सब आपका डिमांड साइड से होता है. और जो आप इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनीज को, छोटी कंपनी या बड़ी कंपनीज को सहायता करते हो, सप्लाई साइड से होता है. तो इकोनॉमिस्ट के भी दो ग्रुप है. एक मानते हैं कि देखो डिमांड साइड से प्रॉब्लम ज्यादा बेहतर सॉल्व होगा, तो दूसरा मानते हैं सप्लाई साइड से ज्यादा होगा. एक कहीं ना कहीं थोड़ी सी रेगुलेटेड इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट एक्टिव इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट चाहेंगे, तो दूसरा चाहेगा थोड़ा सा फ्री इकोनॉमी हो. तो अलग अलग इकोनॉमी जो अर्थशास्त्री, उनका एक समूह होता है. जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूं कि जब मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा रहा होता हूं या पढ़ाऊंगा, तो मेरी कोशिश होती है कि बच्चों की जैसे इकोनॉमी का जो ग्रेजुएट डेवलपमेंट हुआ है, उसकी बच्चों को नेचुरल समझ हो जाए. तो उससे क्या होगा फायदा? हम ये नहीं कहते हैं क्वेश्चन आज का ही होगा. अच्छा, और कुछ क्वेश्चंस हिस्ट्री में भी आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछेंगे जो बिना इकोनॉमी के नॉलेज के संभव नहीं होता है. और इकोनॉमी में बहुत सारी चीजें हैं कि बिना हिस्ट्री का क्लियर नहीं होता है. तो वहां पर हम दोनों का एक दूसरे के साथ इस्तेमाल कर लेते हैं. जैसे उदाहरण बताता हूं कि जब क्लासिकल अर्थशास्त्र का विकास हुआ, एक समय था कि मर्केंटलिस्ट इकोनॉमी थी, जिसमें कि कंट्रोल्ड इकोनॉमी तुम कह सकते हो. लेकिन जब एडम स्मिथ आया, उसका युग आया, तो फ्री इकोनॉमी की बात हुई, लेसेज फेयर टर्म उसके लिए आया. तो फिर क्लासिकल अर्थशास्त्र का विकास हुआ. आगे चलकर देखोगे सेज लॉ आया, बहुत तरह की. तो जो बेसिकली जो फ्री इकोनॉमी के पक्षधर हैं, जिनका आप फादर एडम स्मिथ को ही मानिए, तो उनका बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है, वो ये कहते हैं कि देखिए, ये जो फ्री इकोनॉमी होगी तो उसका कहना है जैसे फ्री मार्केट. तो फ्री मार्केट का उसका ये मानना है, उसका ये कहना है कि देखो, ये जो मार्केट है, बाजार है, वो ज्यादा रैशनल है, हमसे और आपसे ज्यादा रैशनल है. हम और आप जब जाएंगे तो हम लोग सही न्याय नहीं कर पाएंगे, हम लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएंगे. तो वो नेचुरली मार्केट को बैलेंस कर देता है. उनका ये कहना था, एडम स्मिथ का ही. वो कहते हैं कि देखिए, इसमें 3 कंटेंडर है. एक है प्रोड्यूसर, जो उत्पादक है.
और दूसरा है वर्कर और तीसरा है कंज्यूमर। तो ये जो तीन कंटेंडर हैं, इन तीनों का जो हित है उसमें एक नेचुरल सामंजस्य होता चलता है और ये मार्केट सामंजस्य लाती है। ये प्रोड्यूसर्स है, तो ये प्रोड्यूसर जो उत्पादक है, मैन्युफैक्चरर्स है, वो अगर वो मैन्युफैक्चरर्स, ये कंज्यूमर्स है, अगर वो उत्पादक है, वह अगर अपने प्रोडक्ट का ज्यादा मूल्य मांगेगा तो उपभोक्ता नहीं खरीदेंगे। तो उसकी जो मांग होगी वह उपभोक्ता के हित से खुद संतुलित हो जाएगी, उसका इंटरेस्ट इसके इंटरेस्ट के बीच एक बैलेंस हो जाएगा। उसी तरह से अगर प्रोड्यूसर्स उचित तनख्वाह वर्कर्स को नहीं देगा तो वर्कर्स उसका काम नहीं करेगा, और अगर वर्कर्स ज्यादा तनख्वाह मांगेगा तो उसके जॉब पर पड़ेगा। तो वर्कर्स, प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के हित जो है वो एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करते हैं नेचुरली, और मार्केट स्वयं आगे बढ़ते चलती है, सबको अपना अंश मिलता है और ये ऑटोमेटिकली सप्लाई साइड के मार्केट की तरफ चला जाता है। इसका ये मानना है कि सप्लाई करो, डिमांड खुद क्रिएट होगा। तुम प्रोडक्शन करते हो तो इसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो वही एम्प्लॉयमेंट उनमें परचेजिंग पावर आती है। परचेजिंग पावर आती है तो आपके प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, आपके प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं तो आपकी इकोनॉमी चल पड़ती है। और इसी तरह से जो सप्लाई है वो डिमांड खुद क्रिएट करता है। मोर प्रोडक्शन, मोर एम्प्लॉयमेंट, मोर परचेजिंग, मोर सैलरीज, मोर परचेजिंग पावर इस थियरी पर बढ़ेगी। तो सुनने में तो बड़ा मनलोभावन लगता है, लेकिन कहा जाता है 1792 में ही एडम स्मिथ का डेथ हो गया और 1818 में कार्ल मार्क्स पैदा हुआ। और कार्ल मार्क्स ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को देखा। तब तक मशीन का युग आ गया था और मशीन ने तो पूरे को ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब वो मानते हैं कि लेबर और जो प्रोड्यूसर्स हैं वो दूसरा एक दूसरे के हित में को बैलेंस करेंगे, ऐसा नहीं संभव था, क्योंकि एक मशीन सैकड़ों लेबर का काम कर सकता था। तो बार्गेनिंग पोजीशन अब कैपिटलिस्ट का स्ट्रांग हो गया, लेबर अब चला आया मार्जिन के ऊपर, और लेबर फाइट कर रहा है रोटी के लिए, और जो प्रोड्यूसर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स, वो मुनाफा के लिए फाइट कर रहे हैं। लेबर उनसे कम्पीट नहीं कर सके और लेबर को पूरी तरह सबऑर्डिनेट बना दिया गया। देयर स्टार्टेड द लेबर एक्सप्लॉयटेशन। कंज्यूमर्स का भी एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया, क्योंकि अब मोनोपोली कैपिटलिज्म धीरे धीरे आता जाएगा, तो उनके भी स्टॉक, ब्लैक मार्केटिंग, और आप कह सकते हो स्टॉकिंग करके चीज़ों को रख लेना, आर्टिफिशियली प्रोडक्ट्स का मूल्य बढ़ा देना, ये सब कैपिटलिज्म का एक बहुत ही साधारण सा फार्मूला हो गया। तो अब क्या है कि कार्ल मार्क्स जब आया तो कार्ल मार्क्स ने इसीलिए सबसे पहले उस पर एक तरह से जिहाद छेड़ा, और उसने मतलब इंडस्ट्रियलिज्म, जो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म है उसके बारे में बताया कि बेसिकली इनइगैलिटेरियन है, और फिर वर्कर्स की बात जो हमारे विचार का यहाँ विषय नहीं। तो अब देखो, अब हिस्ट्री में क्यों इंपॉर्टेंट ये हो गया, कोई बच्चा हिस्ट्री पढ़ने वाला इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देता है। तो मैं आपसे केवल रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑप्शनल पेपर के 2016 के एक क्वेश्चन उलट के देखिए। अब एग्जैक्ट तो मुझे क्वेश्चन का वर्डिंग कहेंगे तो वो मैं आपको नहीं कह पाऊंगा, लेकिन उसका सार तत्व यह था कि जहां मुक्त व्यापार है लेसेज फेयर, जहां मुक्त व्यापार ने एडम स्मिथ ने सूर्य का प्रकाश देखा था, वहीं कार्ल मार्क्स ने काली छाया देखी। देयर वाज द स्टेटमेंट कि इन फ्री इकोनॉमी और लेसेज फेयर, वेयर एज एडम स्मिथ manifested sunlight, Karl Marx simply observed there a black shadow. तो एडम स्मिथ की धारणा पर जो कार्ल मार्क्स के द्वारा चोट की गई, बच्चों को पता होना चाहिए। खैर एनीवे, तो होता क्या है कि कार्ल मार्क्स ने इस बात को पहले ही उठाया था, और भी कुछ समाजवादी चिंतकों ने उठाया कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है वो कैपिटलिस्ट सिस्टम बेसिकली इनइगैलिटेरियन है। इनइगैलिटेरियन से उनका आशय ये है कि यह बेसिक रूप में अन्यायपूर्ण है। क्योंकि देखो अब, अच्छा दूसरी बात है, आत्महंता भी है, खुद को ये मार देता है। या ये जैसे आपने, मैं एक प्रैक्टिकल लाइफ की बात बताता हूं, कहीं पर देखोगे रोड में पूरा एकदम जैम पैक्ट है, रोड में जैम है और एकदम पूरे के पूरे ट्रैफिक ब्लॉक हुआ पड़ा है। पता करोगे तो पता चलेगा कि कोई एक गाड़ी वाला ने एक गलत ढंग से गाड़ी को घुमाना चाहा, उसकी गाड़ी फंस गई और उसके कारण से सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई। तो अपनी एक गलती से पूरी रोड ब्लॉक हो जाता है। तो कैपिटलिज्म अपनी गलती से अपने बाजार को तोड़ देता है।
क्योंकि उनका ये कहना है कि भाई कैपिटलिज्म है, वो अपने लेबर का तनख्वाह काटेगा। तो अगर लेबर का आप तनख्वाह काटोगे तो लेबर आपके मार्केट भी है, तो परचेजिंग पावर उनका कम होगा। सो योर मार्केट इज गोइंग टू श्रिंक, देन आपका खुद का मार्केट श्रिंक कर जाएगा। तो मतलब यह है कि ये नौबत अंत में आई। वर्ल्ड 2930 में वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया, जिसको कहते हो वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन। आर्थिक मंदी का नाम आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो सुनोगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था। इस मंदी में क्या हुआ था? अंडर कंजम्पशन इसका बहुत बड़ा कारण था, जो कैपिटलिज्म इनइगैलिटेरियन है, और इसके और भी बहुत सारे कारण थे। यहाँ कारणों पर तो मैं जाऊंगा नहीं, आप जानते हो कि इतनी फ्रीडम तो अभी है नहीं मुझे कि मैं किसी एक टॉपिक विशेष में डाइव मारूं, क्योंकि मैं तो चाहता हूं कि आप इस रिक्वायरमेंट को समझे कि हमें करना क्या है। तो कैपिटलिज्म पर मैं एक सेपरेट क्लास लूंगा, उसमें मैं उसका पूरा उसके स्वरूप को स्पष्ट करूंगा और एक पूरी यात्रा आपके साथ करूंगा। आप उसकी प्रतीक्षा करें थोड़ी सी। तो मैंने आपको बताया कि अब उसमें होना यह है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन आया तो बाजार वस्तुओं से भरा पड़ा था और खरीदार कोई नहीं था। तो खैर बहुत बहस हुआ, बहुत बहस के बाद बहुत सभी अर्थशास्त्रियों ने दिमाग लगाया, लेकिन अपने समय में एक मीडियोकर अर्थशास्त्री माना जाता था अपने समय में, केन्स, जॉन मेनार्ड केन्स, क्योंकि कभी एकेडमिकली वो बहुत अच्छा नहीं किया, लेकिन उसने जो सोल्यूशन दिया वो बड़ा सटीक सोल्यूशन निकला, जो अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को भी भा गया। और उसका सोल्यूशन यह था कि देखो भाई, अब स्टेट को सामने आना पड़ेगा। लेसेज फेयर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो कैपिटलिस्ट हैं बेसिकली वो इसी तरह अगर मजदूरों का तनख्वाह काटते रहेंगे तो मार्केट श्रिंक करेगा। तो अब स्टेट को काम यह करना पड़ेगा, लोगों को टैक्स लगाना पड़ेगा, और टैक्स लगाकर जो संग्रह वो करेगा तो उससे वो फिर एक्सपेंडिचर करेगा। तो स्टेट जो एक्सपेंडिचर करेगा, हालांकि उसने एक पूरी की पूरी थियरी दी है बच्चों, मैं आपको आराम से बताऊंगा कैपिटलिज्म वाले डिस्कशन में। यहाँ पर मैं थोड़ा सा तेजी से निकल जा रहा हूँ, आप लोग इसको टॉलरेट कर लेना। तो वहाँ उसने ये मानकर चला कि गवर्नमेंट टैक्स लगाकर खर्च करेगी, और जब गवर्नमेंट खर्च करेगी तो किसी को सब्सिडीज देगी, किसी को पेंशन देगी, वर्कर्स को तनख्वाह देगी, सुविधाएं देगी, तो मार्केट में मनी आएगा। उसने रूजवेल्ट को भी सजेस्ट किया था कि बेटर टू टेल योर वर्कर्स, इफ यू आर नॉट हैविंग एनी जॉब, बेटर टू टेल योर वर्कर्स टू डिग द अर्थ and fill it again and give him the salaries. They will go to the market and purchase the products. So cycle of this depression is going to be broken then. तो उसका ये जो फॉर्मूला था वो काम कर गया, और उस समय इकोनॉमी उठ गई। तो वहीं से एक इकोनॉमी का एक ब्रांच जन्म लिया, उसको कहते हैं मैक्रो इकोनॉमी। मैक्रो, जैसे पहले मैक्रो था तो मैक्रो इकोनॉमिक वहीं से आया, और उसी के लिए टर्म आता है फिस्कल पॉलिसी, जिसको आप कहते हो वो फिस्कल पॉलिसी। जैसे आज भी तुम देखोगे यही जो गवर्नमेंट के जो मेजर्स हैं, तो आप लोग पेपर पढ़ते होगे इकोनॉमी को। मैं समझता हूँ कि हम लोग जो स्टूडेंट लाइफ में थे और खास टर्म्स जब समझ में नहीं आता है तो कभी कभी आर्टिकल पढ़ कर बड़ी बेचैनी होती है कि भाई ये इसमें ऐसे। लेकिन खैर चलो, उसमें जैसे अब गवर्नमेंट ने मेजर्स लिया है, तो गवर्नमेंट चाह रही है कि हमारा फिस्कल डेफिसिट ना बढ़े, और कैसे वह लिक्विडिटी और बैंकिंग के रूट से, मॉनेटरी रूट से वो चाह रही है कि हमारा काम हो जाए, और बैंक ऑपरेशन के थ्रू रिसोर्सेज जुटाने का। तो ये सब अपना एक फार्मूला है थोड़ा इकोनॉमी का। ये थोड़ा सा टेक्निकल, इसमें मैं अभी नहीं जाना चाहूँगा, फिर मैं दूसरी तरफ डाइवर्ट कर जाऊँगा। तो जब आप इकोनॉमी पढ़ोगे तो ये सब चीज़ समझ लेना। तो उसमें क्या है कि अब जब केन्स आया तो केन्स ने एक दूसरा फार्मूला दिया, और उससे इकोनॉमी, अब देखो दोहरा फायदा हो रहा है, क्योंकि इधर रूस की क्रांति हो चुकी है, बोल्शेविक क्रांति, रशियन रेवोल्यूशन। तो दुनिया के मजदूरों एक हो, मार्क्स ने पहले ही कहा था, और लेनिन ने एक कम्युनिस्ट इंटरनेशनल बना दिया था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का मतलब हुआ कि पूरी दुनिया में एक वर्ल्ड रेवोल्यूशन लाएंगे। तो खरबूजे को देख कहीं खरबूजा रंग पकड़ता है, तो बाकी देशों के जो कैपिटलिस्ट है वो भी तो डरे हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ भी वर्कर सड़क पर आ जाए। तो अब केन्सियन इकोनॉमिक्स उनको भी सूट कर रहा था, क्योंकि केन्सियन जो इकोनॉमिक्स था उसने कैपिटलिज्म को एक ह्यूमन फेस दे दिया, क्योंकि वेलफेयर प्रोग्राम उसमें था, लोगों को सहायता, आर्थिक सहायता राज्य के द्वारा सक्रिय था। तो इससे क्या हुआ कि हम दोनों फ्रंट पर काम कर सके, आम के आम और गुठलियों के दाम। एक तो हमारा डिमांड साइड से इकोनॉमी को प्रोत्साहन मिल गया, क्योंकि लोगों में परचेजिंग पावर आया तो कैपिटलिज्म बच गया, और दूसरा कम्युनिज्म से हम टक्कर ले सके, मतलब हम नहीं, वर्ल्ड उस समय का कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, तो उसे टक्कर ले सके। लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन में जो दुनिया में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की भद पीटी थी, तो उस भद पीटने से थर्ड वर्ल्ड
जब आजाद हुआ तृतीय विश्व के देश भारत और बाकी देश, तो एक नेचुरल आकर्षण सोशलिस्ट मॉडल की तरफ था, रशियन मॉडल, सोशलिस्ट मॉडल की तरफ। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब वर्ल्ड इकोनॉमिक गवर्नेंस बना रहे थे कैपिटलिस्ट कंट्रीज, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और बाकी इंस्टीट्यूशंस, तो वो इस बात से डरे हुए थे कि कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा से ज्यादा कंट्री सोशलिस्ट मॉडल की तरफ चला जाए। तो उसको ललचाने के लिए अमेरिका ने डॉलर डिप्लोमेसी से लेकर हर कुछ किया, कोल्ड वॉर छेड़ा। उस समय कहीं ना कहीं सोशलिस्ट मॉडल मनलुभावन लग रहा था, इसलिए डेवलपमेंट इकोनॉमी की बात, बहुत सारे कंट्री ने डेवलपमेंट इकोनॉमी का मॉडल लाया। जवाहरलाल नेहरू भी इसी के पसंदकार थे। थर्ड वर्ल्ड के बहुत सारे इकोनॉमिस्ट इमर्ज किया। तो अब इसमें हम आपको ये बताना चाहते कि अब इतना सारा जब चेंज चल रहा है, तो उसी समय हमारे भारत की सरकार ने भी, जिसको तुम नेहरूवादी आर्थिक मॉडल कहते हो, वो नेहरूवादी आर्थिक मॉडल उसी समय अस्तित्व में आया। तो नेहरूवादी आर्थिक मॉडल अब जैसे समाधान के रूप में हमने दिया कि ये आत्मनिर्भर भारत अभियान, तो आत्मनिर्भर भारत अभियान, दिस वन। तो अब क्या है कि पूरी जब नेहरूवादी आर्थिक मॉडल आया, और वो नेहरूवादी आर्थिक मॉडल में थोड़ी सी समाजवाद की चीज और थोड़ी सी पूंजीवाद की चीज। अब नेहरू बहुत एक अजीब, नेहरू के व्यक्तित्व में भी बहुत बड़ा दोहरापन था। अपने व्यक्तिगत सोच में इंडिविजुअल फ्रीडम के बहुत पसंदकार थे और कहीं ना कहीं वेस्टर्न टेम्परामेंट उनका था। कुछ क्रिटिक्स तो उनको द लास्ट ब्रिटिश रूलर ऑफ इंडिया तक भी कहते हैं, हालांकि मैं इस विवाद में अभी नहीं पढ़ना चाहूंगा। लेकिन दूसरी तरफ वो अपने आप को समाजवादी के रूप में प्रस्तुत करना चाहते थे। तो जो मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट उन्होंने लाया, तो वही बच्चों अभी जितनी भी चीजें हटाई जा रही है, जिसमें आप देखते हो एमएसपी का कॉन्सेप्ट है, उस पर बात हो रही है, या आपने एपीएमसी के बारे में सुना है। तो खैर ये तो नेहरू उसको नहीं ला पाए थे, तो थोड़ा सा बाद में आया था, लेकिन लेबर लॉज है। तो उसमें एक्चुअली है क्या कि उसमें समाजवादी रूस था। तो समाजवादी रूस ने वहां पर क्या किया था, पूरी इकोनॉमी को गवर्नमेंट के नियंत्रण में करके और लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को काफी ऊंचा उठा दिया था। तो चूंकि ये पूरे समाजवादी तो थे नहीं, इन्होंने तो प्राइवेट सेक्टर को भी बनाए रखा था। तो इन्होंने लेबर लॉज लाकर, फिर उसके बाद किसी इंडस्ट्रीज को बंद नहीं किया जा सकता, उसमें एक बैरियर लगा दिया कि कोई भी इंडस्ट्रीज इतने से ज्यादा जो लेबर को एम्प्लॉय करता है वो लेबर को फायर नहीं कर सकता। तो ये सब लेबर की सुरक्षा के लिए, कमजोर वर्ग की सुरक्षा के लिए, सोशलिस्ट ऑब्जेक्टिव को प्रमोट करने के क्रम में वो सब पद्धतियां लाई गई थी, इसलिए वो सब आक्रमण का पात्र हुआ। इधर सोवियत रशिया, इधर जो कैपिटलिस्ट मॉडल है, उसकी कमजोरी होती है कि वह इतना ज्यादा मुनाफा कमाना चाहता है कि अपने मार्केट को तोड़ लेता है। और सोशलिस्ट मॉडल की कमजोरी हुई, मैं सोशलिज्म पर भी एक अलग लेक्चर दूंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि आज कार्ल मार्क्स के लिए जितनी भी बातें कही जा रही हैं, कार्ल मार्क्स को इस मॉडल से कोई मतलब नहीं था। वो तो रेवोल्यूशन, वो तो एक आइवरी टावर में रहने वाला एक अलग थिंकर था जो रहा, और फिर वो अपना चला गया। और उसके बाद जो भी आज तुम समाजवादी मॉडल के रूप में देखते हो, वह सब कुछ लेनिन और कुछ स्टालिन के द्वारा और आगे फिर माओ के द्वारा किया गया एक्सपेरिमेंट है। तो ये सोशलिस्ट मॉडल है, उसमें आगे चलकर दो कमजोरियां उभर जाएंगी। एक तो भाई कोई भी इकोनॉमी में मुनाफा तो एक चीज होती है। अब सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या हुआ था कि जैसे अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फ्री मार्केट की बात कर रही थी, तो जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है, वो सोशलिस्ट इकोनॉमी का नारा था कि हम राज्य के नियंत्रण में प्रोडक्शन करेंगे, उसमें उत्पादन, मांग, निवेश, ये सब स्टेट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता था। उसमें इंडिविजुअल प्रॉफिट के लिए स्टालिन ने जगह ही नहीं छोड़ी थी। तो परिणाम क्या हुआ आगे चलकर कि देखो, अब एक जो इंडिविजुअल एक इंसेंटिव होता है, वो बड़ी चीज होती है। कोई व्यक्ति बैठा ऊँगता रहेगा, किसी सरकारी दफ्तर में जाओ, उससे पूछो तो बहुत टेढ़ा सा जवाब देगा, सीधे मुंह आपसे बात तक नहीं करेगा। लेकिन अगर वही डिपार्टमेंट उसको इंसेंटिव दे दे कि अगर तुम एक कस्टमर को लाओगे तो मैं प्रत्येक कस्टमर तुम्हें 1000 रुपीज दूंगा, देखो कि वो आदमी टाइट होकर बैठा रहेगा, आपको चाय भी पिलाएगा, अच्छे ढंग से अटेंड भी करेगा, क्योंकि बेसिक इंसेंटिव होता है मुनाफा की तरफ, जो केवल सैलरी से वो संतुष्ट नहीं होते हैं। तो एक समय के बाद जाके, जिसे शुरू में तो चलो इकोनॉमी का एक्सपेंशन हुआ, एक समय पर जाके उसका स्टैग्नेशन हो गया। दूसरी बात कि भाई राज्य ने पूरी इकोनॉमी को अपने नियंत्रण में ले लिया है, तो राज्य तो खुद इकोनॉमी
खुद तो संचालित कैसे करेगा? ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से। और ब्यूरोक्रेसी जहां घुसेगी वहां करप्शन हो जाएगा, और वहां पर एक रेड टैपिज्म भी, लाल फीताशाही बोलते हैं, वो भी आ जाता है। तो रशियन इकोनॉमी स्टैग्नेट करती चली गई और कुछ आंतरिक कारणों से और बाह्य कारणों से वो 91 में कोलैप्स कर गई सोवियत रशिया, और फिर जो भी उस पर निर्भर देश थे वो भी कोलैप्स करते चले गए। तो दुनिया में जिन जिन ने सोशलिस्ट मॉडल को अपना रखा था वो सब हाशिए पर चले गए। नेहरू वगैरह तो पहले ही जा चुके थे। वैसे मैं आपको बताऊं कि इतिहास में जब मैं पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि नॉर्मली इस तरह के सोशलिस्ट पॉलिसी को लाने का श्रेय ज़्यादा से ज़्यादा जवाहरलाल नेहरू को दिया जाता है। बट ट्रूथ इज दैट हियर द मेन वर्क वॉज एंड द मेन रोल वॉज प्लेड बाय मिसेस गांधी। वो जो मिसेस गांधी हैं, श्रीमती गांधी, उसने सोशलिज्म की दिशा में बहुत प्रगति की थी। नेहरू ने तो नेशनलाइजेशन भी बहुत कम चीज़ों को किया था। एक स्टेट बैंक को किया था, इंपीरियल बैंक उस समय था, और एक उन्होंने संभवतः एयर इंडिया का किया था। बाकी जो बैंक का नेशनलाइजेशन वो भी श्रीमती गांधी के टाइम में हुआ है। MRTP एक्ट, फेरा, सब कुछ तो उसी के समय लाया गया है। तो वो भी मैं आपको बताऊं, एक टर्म आता है पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी यहाँ पर जो श्रीमती गांधी का है वो इकोनॉमी भी शुद्ध नहीं है, पॉलिटिकल इकोनॉमी है। जैसे संगठन के साथ जब श्रीमती गांधी का एक कॉन्फ्लिक्ट या वॉर चल रहा था तो उसमें अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए उसने एक तरीके से इस पद्धति को अपनाया, इस और जानबूझ के सोशलिज्म की दिशा में गरीबी हटाओ प्रोग्राम को अपना लिया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम को अडॉप्ट कर लिया, अपने आप को वीकर सेक्शन या लोअर क्लास के मसीहा के रूप में, जिसको कास्ट कार्ड कहते हो, वो भी खेलना शुरू कर दिया। तो ये सब चीज़ें वो अपने पॉलिटिकल पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए उसने किया था। लेकिन सोशलिज्म की दिशा में इकोनॉमी चली गई। अब इसमें क्या है कि जब दुनिया में सोशलिस्ट मॉडल का अंत हुआ तब तक भारत की सोशलिस्ट इकोनॉमी में भी स्टैग्नेशन आ गई थी, और एक मेन कल्प्रिट इसमें था ऑयल क्राइसिस, तेल संकट, जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री में मैं तेल संकट को एक सेपरेट टॉपिक के रूप में लेता हूं और उसके चेंज को बताता हूं। तो तेल संकट, अब इकोनॉमी भी स्टैग्नेशन में आ गई। राजीव गांधी आए, राजीव गांधी ने थोड़ा सा इकोनॉमी को खोलने की कोशिश की। राजीव गांधी का एक्सीडेंटल डेथ हुआ, उसके बाद चुनाव हुए, कांग्रेस किसी तरह से कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में आई, नरसिम्हा राव सरकार हुए की बनी, और नरसिम्हा राव का कंप्लीट मेजोरिटी भी नहीं हो पाई थी, कुछ सपोर्ट पर ही सरकार थी, कोलिशन गवर्नमेंट थी। उसने इतिहास में बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया जिसको आप इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के नाम से जानते हो। तो मैं आपको यहां पर यह बताना चाहता कि ये चेंज वर्ल्ड वाइड हो रहा था, क्योंकि देखो केनेसियन इकोनॉमिक्स ने उसमें कैपिटलिज्म को तो बचा लिया, लेकिन आगे स्वयं केनेसियन इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम आ गया, जो प्रॉब्लम अभी मैं यहां डिस्कस नहीं कर सकता हूं। दूसरी बात है, जो कुछ मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो हमेशा चाहते हैं स्मॉलर गवर्नमेंट, छोटी सी सरकार हो, सरकार का हस्तक्षेप नहीं हो। और केनेसियन इकोनॉमिक मॉडल ने एक बड़ा ही बिगर स्टेट की परिकल्पना ला दी थी, समाजवादी स्टेट की तरह, कि स्टेट इकोनॉमी भी चलाएगी। इकोनॉमी को इकोनॉमी का मतलब ये नहीं है कि स्टेट के कंट्रोल में इकोनॉमी होगा, मतलब वो डिमांड मैनेजमेंट, मांग प्रबंधन स्टेट करेगी। तो स्टेट की भूमिका बढ़ गई। तो मिडिल क्लास कहीं बहुत पावरफुल स्टेट नहीं चाहता, उसको हमेशा डर लगता है कि हमारे पर्सनल लाइफ में इंटरवेंशन होगा। अब जैसे अभी तुम देखो कोविड-19 एरा में, पहले तो आधार कार्ड के मुद्दे पर कितना बहुत विवाद चला, सुप्रीम कोर्ट का भी इंटरवेंशन हुआ, इंडिविजुअल फ्रीडम का मामला आया कि भाई आप सबका, आप जितने भी हैं वो सबके आप थंब इम्प्रेशन और जितने भी डेटाज हैं आप प्रिजर्व करके रख रहे हो, उन डेटाज का मिसयूज हो सकता है, हम तक कभी भी गवर्नमेंट एक्सेस कर सकती है, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा डिस्पोटिक हो जाएगी। फिर आपने देखा कि आरोग्य सेतु को भी लेकर विवाद चल रहा है। तो ये सब विवाद मुख्य रूप से उन्हें आता है जो समाज के थोड़ा ऊंचे स्तर पर हैं, जो एजुकेटेड हैं, जो इंडिविजुअल फ्रीडम के पालन करने वाले हैं या उसको प्रमोट करने वाले हैं। लेकिन जो कॉमन पीपल हैं, जो सामान्य लोग हैं, उनको तो कोई प्राइवेसी है ही नहीं। तो उनको क्या प्राइवेसी है, भाई देखो हम यहाँ हैं, हम तो वैसे भी सड़क के किनारे रहते हैं। तो मतलब ये हुआ कि ये चीजें बेसिकली मिडिल क्लास पसंद नहीं करता कि स्टेट बहुत ज्यादा पावरफुल हो। तो ऐसे भी केनेसियन जो मॉडल है उसके प्रति पहले से भी उनके दिमाग में कुछ खिचड़ी पक रही थी। तभी इधर दो नए अर्थशास्त्री के विचारों को अचानक प्रसिद्धि मिलने लगी। हालांकि अर्थशास्त्री तो पुराने ही थे, जैसे फ्रेडरिक हायक थे, वो तो कुल मिलाकर केन्स का करीब करीब समकालीन था, उससे थोड़ा छोटा था। और मिल्टन फ्रीडमैन भी केन्स के टाइम में हुआ था, लेकिन केन्स से कुछ ज़्यादा छोटा था वो। और यही दोनों ये न्यू लिबरल इकोनॉमी के प्रवर्तक बने।
अब बच्चों इसमें समस्या ये आ गई कि उन्होंने फिर वही बात कहनी शुरू कर दी कि गवर्नमेंट इकोनॉमी में इंटरवेंशन कम करे और इकोनॉमी को फ्री छोड़े, कोशिश करे अगर लोगों को भी करना है तो डायरेक्ट लोन ट्रांसफर, सॉरी डायरेक्ट मनी ट्रांसफर हो जाए, लेकिन सब्सिडीज और इस तरह की चीजें करके इकोनॉमी को डिस्टॉर्ट ना करे। इससे क्या होता है कि इकोनॉमी की जो गति होती है अवरुद्ध हो जाती है और ग्रोथ डिक्लाइन कर जाता है। जब तक ग्रोथ नहीं होगा तब तक हम लोगों के मुंह तक रोटी पहुंचा नहीं सकते। इन्होंने आप पूरे वर्ल्ड वाइड वही चीज हो गई तो सबको बदलना पड़ा। जितनी सेफ्टी समाजवादी मॉडल दे रही थी उस सारे सेफ्टी धीरे धीरे हटते गए, सब्सिडीज की मात्रा कम होती गई। फिर उसके बाद हेल्थ सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट, पहले जो गवर्नमेंट का हेल्थ सेक्टर था, प्राइवेटाइजेशन हेल्थ सेक्टर का हो गया, ट्रांसपोर्टेशन का प्राइवेटाइजेशन हो गया। हालांकि थर्ड वर्ल्ड और विशेषकर भारत कहीं ना कहीं पॉपुलिस्ट मेजर्स की तरफ पूरी तरह नहीं बढ़ पाया। कांग्रेस गवर्नमेंट ने चाहे जो भी किया हो, हम उस विवाद में नहीं पड़ना चाहेंगे, लेकिन दो अच्छा काम कम से कम करके गया था जो अभी कोविड-19 एरा में बड़ा अच्छा लगा। एक तो मनरेगा और दूसरा था यूनिवर्सल, जो उसका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था, पीडीएस। ये दोनों अभी एक बहुत आधार से दिख रहे हैं। जब ये गवर्नमेंट आई थी तो पहले मनरेगा पर बहुत प्रहार हुआ था कि वेस्टेज ऑफ मनी है, ये है वो है, लेकिन अभी तो आउटले बढ़ाना पड़ा उसमें, क्योंकि गरीबों तक पहुंचे कैसे। और जो डायरेक्ट ट्रांसफर है उसमें भी कम झमेला नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा झमेला है। फिर उसमें भी क्राइटेरिया की बात हो जाती है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो कोई ना कोई तरीके से लोगों को कुछ अगर रोजगार कोई ना कोई बहाने मिल रहा है। जब वर्कर्स जब सड़क पर दौड़े तब जाके ध्यान आया कि अरे यार, ये तो न्यू लिबरल इकोनॉमी का इतना हम लोग इतना ज्यादा प्रचार कर रहे थे, परंतु इट कुड नॉट ब्रिंग द सोल्यूशन, जो न्यू लिबरल इकोनॉमी है। तो हमें उसी में अमर सेन की एक बात याद है कि जैसे कोविड-19 में इधर प्राइम मिनिस्टर करें सभी लोग अंदर रहिए, बाहर मत जाइए, असुरक्षा है, बाहर में आप अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित रखिए। उस समय सैकड़ों हजारों की संख्या में, आप बॉम्बे स्टेशन पर जो आपने मजदूरों की भीड़ देखी होगी, आप लोगों ने तो देखा ही होगा, आप लोग सजग सिटीजन हो, तो उस समय और भी लग रहा था कि क्या सोशल डिस्टेंसिंग अमीरों के लिए हो सकती है। वहां पर तो एक एक कमरे में 20-20 लोग बॉम्बे में रह रहे थे। फिर जब बाहर आए तो एक से एक का बॉडी टच हो रहा था। एंड व्हाट अबाउट सोशल डिस्टेंसिंग? तो हमें अमर सेन की एक बात याद आ गई, क्योंकि अमर सेन तो थोड़ा समाजवादी रुझान वाले अर्थशास्त्री, आपको पता ही होगा, आप लोग उनसे वाकिफ हो गए। अमर सेन ने एक, उनका पूरा जो इकोनॉमी का जो की धारणा है वो बड़ा यंग एज में बनी थी, जब वो खुद ही यूथ थे। और एक घटना उन्होंने बताई है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, और उसी मतलब उनकी इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं एथिक्स बेस्ड भी है। जैसे उनका एथिक्स पर एक बुक है जो आप एथिक्स में पढ़ते होंगे या आपके टीचर रेफरेंस देते होंगे उनका, अमर सेन का। तो अमर सेन ने एक घटना बताई। ये घटना है बंगाल के अकाल के टाइम की। तो बंगाल फेमाइन के समय हुआ था ऐसा कि जैसे वो फेमाइन का सिचुएशन था और अमर सेन अपने फैमिली मेंबर्स के साथ घर में थे, इवनिंग का टाइम था। उन्होंने ब्रीफ किया है, एक बहुत पहले मैंने पढ़ा था, एक घटना मुझे बहुत टचिंग लगी। तो उन्होंने देखा बाहर एक चिल्लाने की आवाज़ आई, तो दौड़े हुए गए तो देखा एक माइनॉरिटी कम्युनिटी का कोई व्यक्ति था, दाढ़ी वाड़ी थी काफ़ी, और उसको किसी ने छुरा घोंप दिया था। मैंने ही वॉज अटैक्ड और ही वॉज सीरियसली इंजर्ड। तो ये लोग मतलब ऑन ह्यूमन ग्राउंड उसको लेके पास कहीं किसी अस्पताल वगैरह में दौड़े और जहाँ तक संभव हो सका उसकी कोशिश की। हालांकि थोड़े टाइम के बाद उसका होश भी आया, परंतु वो बचाया नहीं जा सका। तो उन्होंने, लेकिन होश आया तो उन्होंने पूछा अमर सेन ने कि जब आप जानते थे कि ऐसा कम्युनल टेंशन है यहाँ बंगाल में, ऐसा माहौल है बुरा, तो आप निकले क्यों घर से, आप क्यों आए इधर, इस बस्ती में क्यों आए जब आप जानते थे कि इतना टेंशन है? तो उसने कहा कि मेरे घर में 3-4 बच्चे थे, सब भूखे थे और भूख से 2 दिनों से खाना नहीं मिला था, वो बेचैन थे। तो हमें रहा नहीं गया, मैं सोचा कि आसपास से कुछ व्यवस्था करके आ जाता हूँ, इन लोगों को दे देता हूँ। उसी में मैं बाहर निकला तो ऐसा हो गया मेरे साथ। तो अमर सेन ने उसी समय कहा कि हियर द किलर इज नॉट द राइट्स, किलर इज फेमाइन। फेमाइन इज द वर्स्ट किलर हियर। तो जब मुझे अमर सेन की यही बात याद आ रही थी, मैं देखा कि हजारों की संख्या में मजदूर जब सड़क पर जब मूव कर रहे थे, स्टेशन पर भीड़ लगी हुई थी, तो अमर सेन की बात याद आ गई कि कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग। अब अगर वो इन्फेक्टेड होते हैं, उनका डेथ होता है, तो हु किल्ड हिम, आइदर वायरस और पॉवर्टी। तो इस चीज को अमर सेन ने अपना, जो फेमाइन पर भी उनका स्टडीज है अमर सेन का,
तो बहुत डिफरेंट टाइप की स्टडीज़ हैं उनकी। और उन्होंने कहा कि जैसे देखो, नॉर्मली 2 थियरी होती है अकाल क्यों पड़ते हैं। तो एक है कि अनाज कम हो जाते हैं, दूसरी थियरी है कि नहीं, परचेजिंग पावर कम हो जाता है। तो उन्होंने कहा, मैंने बंगाल फेमाइन का भी अध्ययन किया है, कुछ अफ्रीका के फेमाइन का भी अध्ययन किया है। उन्होंने कहा है कि फेमाइन का जो सबसे बड़ा कारण होता है, वह कारण होता है लोगों में परचेजिंग पावर कम हो जाना। परचेजिंग पावर कम हो जाता है, दैट इज द वर्स्ट किलर, और फेमाइन की घटनाएं वहाँ बढ़ जाती है। तो मैं यहाँ पर एक उदाहरण आपको बताता हूँ कि अमर सेन का पूरा इस पर, हालांकि मैं आपको बताऊं कि एक बहुत बड़ा विवाद भी है, क्योंकि भारत कहीं 2 अर्थ इकोनॉमिस्ट हैं और वो दोनों का अपना है, एक जगदीश भगवती हैं, दूसरा अमर सेन है, दोनों फॉरेन बेस्ड ही हैं। लेकिन जो दोनों अर्थशास्त्री हैं उसमें इनका समाजवादी रुख है। इनका ये कहना है अमर सेन का कि गवर्नमेंट को पहले चरण में चाहिए कि हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर, इन दोनों को स्ट्रॉन्ग करे, क्योंकि ये सेक्टर स्ट्रांग होगा तब इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। नहीं तो ग्रोथ के लिए आप ट्राई मत करो, ग्रोथ आप सस्टेन नहीं कर सकते हो। तो ये अमर सेन का विचार है। तो अमर सेन इसी में, जैसे इस तरह के जो समाजवादी रुझान वाले अर्थशास्त्री होते हैं, उनका ये मानना होता है कि थोड़ा सा फिजिकल डेफिसिट भी बढ़ने दो, क्या नुकसान है। अगर फिजिकल डेफिसिट बढ़ भी गया, लेकिन अगर तुम्हारा यहाँ कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, तुम्हारा यूथ है वो आपका एक ट्रेंड लेबर इमर्ज कर रहा है, तो आपकी इकोनॉमी को आगे फायदा होगा, जिससे नुकसान की भरपाई हो जाएगी। और जो उधर न्यू लिबरल वाले हैं वो कहते हैं कि 2 स्टेज में इकोनॉमी के ग्रोथ को लो। पहला, ग्रोथ आने दो, 2 ट्रैक। फर्स्ट ट्रैक में यू हैव टू कंसंट्रेट ओवर द ग्रोथ, एंड वंस द ग्रोथ वुड बी अचीव्ड, देन यू हैव टू मूव टू द सेकंड ट्रैक। एंड सेकंड ट्रैक है कि जो पुअर हैं उनको एजुकेशन, हेल्थ और बाकी खर्च को पूरा करने के डायरेक्ट मनी ट्रांसफर कर दो। आप ये सब्सिडीज वगैरह दे के इस इकोनॉमी को झूठ मूठ डिस्टॉर्ट नहीं करो। हालांकि ये अमर सेन भी कहते हैं कि भाई इस सब्सिडी जो इधर आपने दिया हुआ है, वैसी वैसी चीज़ों में जो आपको नहीं देना चाहिए उसको आप हटा दो, लेकिन हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर उनको फ्री दो। और उनको अगर बेसिकली जब तक आप हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर प्रोवाइड नहीं करोगे, आपकी इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी। तो मैं ये आपको बताना चाहता कि जैसे हमारे बताने का उद्देश्य यहाँ क्या है। बताने का उद्देश्य है कि जैसे हम हिस्ट्री ही पढ़ते हैं, तो हिस्ट्री के माध्यम से हम कॉन्टेम्पररी हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, उसके माध्यम से हम बाकी जो जनरल स्टडीज़ का है, हमारे पास चूँकि टाइम भी कम है इसलिए मैंने 2 ही चीज़ को स्पर्शित किया। हमारे पास इंटरनेशनल रिलेशन का भी रास्ता खुला हुआ है, जो हम वर्ल्ड हिस्ट्री के माध्यम से जा सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के माध्यम से हम इंडिया एंड द वर्ल्ड में आ सकते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री एंड कॉन्टेम्पररी हिस्ट्री के माध्यम से हम इंडियन सोसाइटी में आ सकते हैं। हर जगह हम जा सकते हैं। तो मेरी इस लेक्चर का उद्देश्य है, उस उद्देश्य को आप समझिए। उद्देश्य मेरे लेक्चर का ये है कि मैंने जो टॉपिक आरंभ किया है उस पर मैं लौटता हूं, और इस टॉपिक का मूल्यांकन आप लोग मेरे इस लेक्चर के परिप्रेक्ष्य में करेंगे। प्रेजेंट एंड द पास्ट कम्युनिकेशन सीरीज, इससे आपको 2 फायदे होंगे। फायदा नंबर 1 एंड फायदा नंबर 2, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने लिख दिया है। तो बच्चों, इसमें फिर डिमांड मत करना कि सर वैदिक का केवल धर्म बताइए। मैं धर्म करूंगा, पूरे धर्म में चेंज बताऊंगा। एडमिनिस्ट्रेशन करूंगा, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज बताऊंगा। मैं एक लेक्चर कैपिटलिज्म पढ़ लूंगा, पूंजीवाद के विकास पढ़ लूंगा, पूंजीवाद में होने वाले परिवर्तन को बताऊंगा, समाजवाद पढ़ लूंगा, फासीवाद पढ़ लूंगा। मैं ऐसी थीम को पकड़ूंगा जो ओवरऑल आपको हिस्ट्री और बाकी जीएस के पार्ट के अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करे। क्योंकि मैं जो जनरल क्लास है उसमें मैं पार्ट में लेके पार्ट को होल बनाता हूं। लेकिन जो यूट्यूब की बात होगी, इस तरह के लेक्चर, इसमें अगर मैं एक पार्ट को लेकर आऊं तो फिर वो अधूरा रह जाएगा। उसके लिए फिर लगातार आपको 20-25 लेक्चर सुनने होंगे। तो हमारे और आप दोनों के लिए टेढ़ी खीर है, आप जानते हैं। तो इसलिए मैं कोई ऐसे थीम को पकड़ के लाऊंगा जो आपकी ये दोनों अंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर रही हो। और मैं फिर एक बार पीछे लौटता हूं, ये मेरा टॉपिक है प्रेजेंट एंड द पास्ट कम्युनिकेशन सीरीज। मुझे आप लोगों से गुजारिश है कि पूरा लेक्चर सुनना, ध्यान से सुनना, और जितनी बातें मैंने बताई है, व्हाट आई हैव टोल्ड यू, सो ट्राई टू जस्ट थिंक ओवर दैट, कि अगर हमें कम समय में ज़्यादा नॉलेज हासिल करनी है, अगर हमें यूपीएससी के स्टैंडर्ड पर उतरना है, तो जितनी जल्दी हम इस फार्मूला का सहारा ले लेंगे हमारे लिए आसान होगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। अब नाउ आई विल सी यू लेटर विथ द सीरीज एंड विद द फर्स्ट टॉपिक। थैंक यू।